सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी आल्सो गोइंग वेल। तो आज बहुत ही बेहतरीन सेशन, यानी बहुत बेहतरीन टॉपिक, एक नया टॉपिक हम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारे पास मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो पहले फटाफट से बता दीजिए भाई, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो सेशन को कंटिन्यू किया जाए। एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ एकदम शानदार है तो सेशन को कंटिन्यू किया जाए। जय श्री राम, प्रणाम जी। क्लास स्टार्ट हो गई? बहुत बढ़िया, हाँ जी हो गई। सब क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई। तो यार वो जो यूडीपी वाली वीडियो थी वो आज अभी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मैंने वो दे दी है उसका लिंक, तो इस क्लास के बाद वो अपलोड हो जाएगा। तो हम ये फ्रेश टॉपिक ही स्टार्ट कर रहे हैं, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। वो वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, उसमें आप पढ़ लेना। 26 मिनट की है, 26 या 28 मिनट की वीडियो है, वो आप दोस्तों देख लेना, यानी टीसीपी यूडीपी का लास्ट वाला। ठीक है, तो यार यदि हम इसकी बात करें दोस्तों, हमारे पास क्या कवर करने वाले? मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, ये पार्ट 1 है। ये हमारे पास 4 पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो ये क्या है? आप देख रहे हो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स के अंदर, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स के अंदर रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, और हमारे पास क्या है? सेंट्रलाइज एक्सेस प्रोटोकॉल है। इस रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर बहुत सारी हमारे पास प्रोटोकॉल्स है। अलोहा है, सीएसएमए है, सीएसएमए सीडी है, सीएसएमए सीए है। यहाँ पे हमारे पास एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर रिजर्वेशन है, पोलिंग है, टोकन पासिंग है। यहाँ पे हमारे पास एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए है। ठीक है, लेकिन इन सारे प्रोटोकॉल्स पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस कंट्रोल। तो आपको थोड़ा सा बात समझ में आएगी कि इस टॉपिक को हम एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, हाँ, कल वाला थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, वो लेक्चर्स रिकॉर्डेड आपको अपलोड हो जाएगा आज ही 4 बजे के बाद। ठीक है, 4-5 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगा। कैन आई वॉच इट विदाउट वॉचिंग टीसीपी यूडीपी? यस, यू कैन वॉच, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम, दिस इज इंडिपेंडेंट टॉपिक, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो नाउ सबसे पहले मैं आपको छोटी सी एक कहानी बता दूं। कहानी सुनाने के बाद इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा फिर आएंगे। एक बात बताओ हमारे पास प्यारे दोस्त, ये मान लो हमारे पास डेटा लिंक लेयर है। ये क्या है? डेटा लिंक लेयर है, डीएलएल। तो डेटा लिंक लेयर से ऊपर हमारे पास कौन सी लेयर होती है? एनीवन कैन टेल मी? डेटा लिंक लेयर से ऊपर हमारे पास क्या है? नेटवर्क लेयर है। और डेटा लिंक लेयर से नीचे मेरे पास क्या है? फिजिकल लेयर है। ये बात सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? फटाफट से बताओ, ये बात तो सबको क्लियर होगी भाई। ठीक है, IEEE, ठीक है, IEEE ने क्या किया? जो हमारे पास डेटा लिंक लेयर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। IEEE, ठीक है, ये नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर। IEEE ने ये जो डेटा लिंक लेयर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया मेरे दोस्त? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इस डेटा लिंक लेयर को। ठीक है, एक है हमारे पास LLC, LLC मतलब लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और एक है मेरे पास मैक, यानी मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल है हमारे पास, इस लॉजिकल लिंक कंट्रोल के अंदर ऑलरेडी हम दोस्तों पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हमने कवर किया है ना। एरर कंट्रोल कवर किया है, फ्लो कंट्रोल कवर किया है। ठीक है, एरर कंट्रोल हम पढ़ चुके हैं, एरर कंट्रोल। ठीक है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर एरर कंट्रोल, या हम फ्लो कंट्रोल भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, स्टॉप एंड वेट पढ़ा था इस, जिसमें हमारे पास यहां पे एरर कंट्रोल हमने पढ़ा था, सिंपल पैरिटी मेथड पढ़ा था, 2D पैरिटी मेथड पढ़ा था, सीआरसी पढ़ा था, चेकसम पढ़ा था। ठीक है, एरर कंट्रोल। ठीक है, और यहां से हमारे पास फ्लो कंट्रोल भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल आर द पार्ट ऑफ LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो IEEE ने हमारे पास इस डेटा लिंक लेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक LLC और एक हमारे पास क्या है? मैक। LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल के अंदर ऑलरेडी हम एरर कंट्रोल पढ़ चुके हैं, फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर पे पढ़ चुके हैं, और चेकसम मोस्ट इंपोर्टेंट था। बहुत बढ़िया। और हमारे पास इस मैक का काम क्या है दोस्तों? इस मैक का काम है एक्सेस कंट्रोल। मैक का काम क्या है? एक्सेस कंट्रोल। तो जो ये लेयर है इसका काम क्या है हमारे पास? एक्सेस कंट्रोल।
सर ये क्या है एक्सेस कंट्रोल, इसको अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सिर्फ तो ये IEEE है हमारे पास, क्या दोस्त, IEEE ने इस डेटा लिंक लेयर को हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक हमारे पास क्या था, LLC, एक हमारे पास मैक, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, एरर कंट्रोल जो हमने पढ़ा था, फ्लो कंट्रोल जो हमने पढ़ा था, वो हमारे पास किसका फंक्शन है, LLC का, और MAC मीडियम एक्सेस कंट्रोल, यानी ये हमारे पास इसका फंक्शन क्या, एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो लिंक है हमारे पास वो टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक, एक हमारे पास क्या है, ब्रॉडकास्ट लिंक। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास दोस्तों ये सोर्स है, ये मेरे पास कोई सोर्स है और ये मेरे पास कोई डेस्टिनेशन है। ठीक है, और कोई लिंक है हमारे पास जो ये डेडिकेटेड है सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए। यानी ये जो लिंक है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, दिस इज डेडिकेटेड फॉर सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, इफ दिस लिंक इज फुल डुप्लेक्स, यदि ये फुल डुप्लेक्स लिंक है तो यहां पे हमारे पास कोलिजन की कोई समस्या कभी भी नहीं होगी, बिकॉज दिस लिंक इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यानी सोर्स इस लिंक पे पैकेट भेज सकता है, डेस्टिनेशन इस लिंक पे पैकेट भेज सकता है, यानी सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में। यदि ये लिंक फुल डुप्लेक्स है तो सोर्स टू डेस्टिनेशन भी डेटा जा सकता है और डेस्टिनेशन टू सोर्स भी डेटा जा सकता है। देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई ब्रॉडकास्ट लिंक के। ब्रॉडकास्ट लिंक क्या है हमारे पास, तो ब्रॉडकास्ट लिंक की मैं बात करूं, वी हैव ए कॉमन चैनल, ये हमारे पास कोई कॉमन चैनल है एंड मेनी स्टेशंस आर कनेक्टेड टू इट, और बहुत सारे स्टेशंस इससे हमारे पास क्या है, कनेक्टेड है। सपोज स्टेशन नंबर ए, ये हमारे पास कोई स्टेशन नंबर बी, ये मेरे पास कोई स्टेशन नंबर सी, ये मेरे पास कोई स्टेशन नंबर डी। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट लिंक का मतलब क्या है, वी हैव ए कॉमन चैनल एंड मेनी स्टेशंस आर कनेक्टेड टू इट, बहुत सारे स्टेशन इससे क्या है, कनेक्टेड है, या हम इसको बोल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त ये शेयर्ड चैनल है। ईसा शर्मा मेरा बैकलॉग है तभी पढ़ सकती हूं, हाँ भाई पढ़ सकते हो, बिल्कुल सब लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी पढ़ सकता है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अभी कमेंट को थोड़ा साइड करके कंसेप्ट पे फोकस कर लो, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, प्लीज पे फुल अटेंशन ऑन द कंसेप्ट। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट लिंक का मतलब क्या है, वी हैव ए कॉमन चैनल, ये हमारे पास कोई कॉमन चैनल था, मेनी स्टेशंस आर कनेक्टेड टू इट, स्टेशन ए कनेक्टेड है, स्टेशन बी कनेक्टेड है, स्टेशन सी कनेक्टेड है, स्टेशन डी कनेक्टेड है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ये शेयर्ड चैनल है। शेयर्ड चैनल का मतलब क्या है, यदि स्टेशन ए को डेटा ट्रांसफर करना है तो वो भी इसी चैनल को शेयर करेगा, इसी चैनल पे डेटा ट्रांसफर करेगा। स्टेशन ई को हमारे पास डेटा ट्रांसफर करना है तो वो भी इसी चैनल को यूज करेगा, यानी इसी चैनल को शेयर करेगा। यानी कोई भी स्टेशन यदि डेटा ट्रांसफर करना चाहता है तो वो इसी लिंक को क्या करेगा, यूज करेगा, यानी इसलिए हम इसको बोलते हैं शेयर्ड चैनल है। यानी इस चैनल को या इस लिंक को ये सारे स्टेशंस क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यानी किसी भी स्टेशन को डेटा ट्रांसफर करना है तो वो इसी लिंक को क्या करेगा, यूज करेगा। स्टेशन ए को करना है वो भी इसी लिंक को यूज करेगा, स्टेशन बी को करना है इसी लिंक को यूज करेगा, स्टेशन सी को करना है इसी लिंक को यूज करेगा, स्टेशन डी को करना है इसी लिंक को क्या करेगा, यूज करेगा। यानी दिस इज द शेयर्ड मीडियम, यानी शेयर्ड चैनल। सारे स्टेशन, ऑल द स्टेशंस विल शेयर द सेम चैनल, यानी ये सारे स्टेशन इसी सेम चैनल को क्या करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब मोहम्मद आसिफ ये है कि ये लिंक है, ये सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए, यानी सोर्स इस लिंक पे डेटा भेज सकता है, डेस्टिनेशन इस लिंक पे डेटा भेज सकता है। यानी सिर्फ दो ही सोर्स और डेस्टिनेशन ही इस लिंक का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सिर्फ दो ही स्टेशन इस लिंक का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। यहां पे हमारे पास ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, वी हैव ए कॉमन चैनल एंड मेनी स्टेशंस आर कनेक्टेड टू, ये काफी सारे स्टेशंस इस चैनल को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यानी कोई भी स्टेशन ए डेटा ट्रांसफर करना चाहता है वो भी इस चैनल को यूज करेगा, डी चाहता है वो भी इस चैनल को यूज करेगा, यानी ये शेयर्ड मीडियम है या शेयर्ड चैनल है। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त शेयर्ड चैनल यदि है तो क्या समस्या हमारे पास शेयर्ड चैनल में हो सकती है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सपोज कोई टाइम T1 है, कोई टाइम क्या है T1, ठीक है, कोई टाइम है हमारे पास T1, और उस T1 टाइम पे क्या है, स्टेशन ए डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, और सेम टाइम कोई टाइम T1 पे स्टेशन डी भी क्या करना चाहता है, डेटा ट्रांसफर करना चाहता है।
सेम टाइम पे मान लो ये आप मान के चलो 12 बजे, मान लो कोई टाइम 12 बजे है, 12 बजे स्टेशन ए भी डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, स्टेशन डी भी डेटा ट्रांसफर करना चाहता है। तो यहां से स्टेशन ए ने डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट किया और यहां से हमारे पास स्टेशन डी ने भी डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। दोनों हमारे पास डेटा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहां पे मिडिल में हमारे पास इन दोनों स्टेशन का डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। क्या हो गया, यहां पे कोलिजन हो गया। बात समझ में आ रही है? यदि सेम टाइम पे हमारे पास दो स्टेशन ने डेटा ट्रांसफर करा, हमारे पास स्टेशन ए स्टेशन डी, ठीक है, दोनों स्टेशन का डेटा क्या हो गया, कोलाइड। तो यहां से एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? एक्सेस कंट्रोल का मतलब है वी हैव टू एक्सेस दिस लिंक हैज टू बी कंट्रोल इन सच ए वे दैट देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कोलिजन। यानी हमको इस लिंक को इस तरीके से शेयर करना है, इस तरीके से एक्सेस करना है कि कोलिजन की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस कंट्रोल। वी हैव टू एक्सेस दिस लिंक हैज टू बी कंट्रोल इन सच ए वे दैट देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कोलिजन। यानी हम इस लिंक को ऐसे एक्सेस करें कि जिससे कि कोलिजन की कोई समस्या ना हो। अब कोलिजन की हमारे पास कोई समस्या ना हो, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। तो यानी एक्सेस कंट्रोल का मतलब आपको यह समझ में आ गया कि एक्सेस कंट्रोल जो टॉपिक है उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं कि एक शेयर्ड चैनल है, उस शेयर्ड चैनल को ही यूज करना है। काफी सारे स्टेशन उस पर डेटा ट्रांसफर करेंगे, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है कि कोई कोलिजन की समस्या नहीं होनी चाहिए। या तो एक टाइम पे एक ही स्टेशन डेटा ट्रांसफर करें, या तो एक टाइम पे एक ही स्टेशन डेटा ट्रांसफर करें। यदि एक से ज्यादा ट्रांसफर कर रहे हैं तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ कोलिजन। हमारा मेन मोटिव सिर्फ ये है कि ये शेयर्ड चैनल है, बहुत सारे स्टेशन इसको शेयर कर सकते हैं, तो हमें इस पे यहां पे एक ऐसा लॉजिक लगाना है कि यानी सारे स्टेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोलिजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। वी हैव टू एक्सेस दिस लिंक हैज टू बी कंट्रोल्ड इन सच ए वे दैट देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कोलिजन। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, ये हमारे पास ये जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, हमारे पास कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल और सेंट्रलाइज एक्सेस प्रोटोकॉल, तो ये सारे हमारे पास इसके अंदर 4 मेथड हैं, इसके अंदर 3 मेथड हैं, 4 3 7, इसके अंदर 3 मेथड, यानी 10। यानी ये जो 10 मेथड हैं वो 10 मेथड सिर्फ एक्सेस कंट्रोल के लिए ही हैं, कि यानी 10 के 10 मेथड आपको यही बताएंगे कि यानी भाई वो जो लिंक है हमारे पास शेयर्ड चैनल है, उस शेयर्ड चैनल को हम कैसे एक्सेस करें कि कोलिजन की कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो यदि देखा जाए हमारे पास यार, तो मैं अब इस पे आता हूं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास अलोहा है, सीएसएमए है, सीएसएमए सीडी है, सीएसएमए सीए है। तो यदि अलोहा की बात करें तो यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी हम कवर करेंगे। सीएसएमए से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं, अलोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सीएसएमए सीडी इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीएसएमए सीडी से आए हैं। सीएसएमए सीए से भी कोई सवाल नहीं आया है, सीएसएमए से भी कोई सवाल नहीं आया है। इवन सीएसएमए सीए अब देखा जाए तो सिलेबस के अंदर भी नहीं है, बिकॉज वाईफाई में हम सीएसएमए सीए यूज करते थे, वाईफाई सिलेबस से हट गया, IPv6 हट गया, लेकिन फिर भी हम इन दोनों को भी, सीएसएमए को भी कंप्लीट करेंगे और सीएसएमए सीए को भी पढ़ेंगे, ओनली फॉर द सेक फॉर कंप्लीशन, ठीक है। यहां से बात की जाए रिजर्वेशन से, यार कोई सवाल अभी तक नहीं पूछा गया, देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम रिजर्वेशन। पोलिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। पोलिंग से एक क्वेश्चन आया है, पोलिंग से एक सवाल आया है हमारे पास, ठीक है। टोकन पासिंग देखा जाए तो टोकन पासिंग नाउ इज नॉट इन अवर गेट सिलेबस, बिकॉज टोकन रिंग नहीं है गेट के सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम टोकन पासिंग को क्या करेंगे दोस्तों, कवर करेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ नहीं। यहां पे हमारे पास बात की जाए एफडीएम में, टीडीएम में, सीडीएम में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टीडीएम में टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सीडीएम में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो यार यहां से हमारे पास देखा जाए तो एफडीएम में से कोई सवाल नहीं है, सीडीएम में से कोई सवाल नहीं है, कुछ कुछ सवाल यहां से हमारे पास टीडीएम में से आए हैं, तो टीडीएम इज रियली इंपॉर्टेंट, टीडीएम हम कवर करेंगे। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे यार, सारी चीजों को ही कवर कर लेंगे, जिससे कि कुछ भी हमारा छूटना नहीं चाहिए, यानी मे बी इन द फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। वैसे ये एफडीएम में, सीडीएम में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लास्ट में क्या कर लेंगे दोस्तों, डिस्कस कर लेंगे। यहां पे मैं पूरे में सब में बात करूं, यदि जितने भी मैथड्स ये हैं हमारे पास 1 by 1 हम इनको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले,
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, अलोहा है, और ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है CSMACD। तो इन दोनों को हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ेंगे, बिकॉज यहां से लास्ट ईयर्स में, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस यहां पे दोस्तों पूछे गए हैं। लव स्टोरी सुनने मिलेगा, लव स्टोरी तो भाई कहीं ना कहीं कनेक्ट कर ही लेंगे हम, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल की। सबसे पहले ये पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस के अंदर ये चारों मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल पे, ये तीनों मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम आएंगे सेंट्रलाइज एक्सेस प्रोटोकॉल पे, उसके अंदर ये सारे मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीधा मूव हो जाते हैं हम रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। क्या मूव हो जाते हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। अब देखो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स के अंदर यदि बात की जाए हमारे पास, तो ये है हमारे पास भाई, तो जो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स में हमारे पास टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक नंबर 1 हमारे पास ये तो अलोहा है। नंबर 2 है मेरे पास CSMA। नंबर 3 है मेरे पास CSMACD। और नंबर 4 है मेरे पास CSMACA। लेकिन ये जो अलोहा है, ये अलोहा मेरे पास दो पार्ट्स में है दोस्तों। ये हमारे पास एक है प्योर अलोहा, और एक है स्लॉटेड अलोहा। तो यानी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स के अंदर हम इन सारे सब टॉपिक्स को दोस्तों क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अब देखो यार, रैंडम नाम है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम नाम से ही आपको एक आइडिया तो समझ में आ गया। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का मतलब है कि भाई कोई भी स्टेशन कभी भी किसी भी टाइम डेटा ट्रांसफर कर सकता है। एनी स्टेशन कैन ट्रांसफर द डेटा एट एनी टाइम रैंडमली। व्हेनेवर यू हैव अ डेटा यू कैन ट्रांसफर द डेटा पैकेट। जब भी आपके पास डेटा पैकेट है तो यानी कोई भी स्टेशन कभी भी किसी भी टाइम रैंडमली कभी भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है। दैट्स व्हाई दिस मीन नेम ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। यानी आप कभी भी किसी भी टाइम डेटा ट्रांसफर कर सकते हो जब आपके पास डेटा है। अब एक छोटी सी बात यहां से यह समझने वाली है कि भाई जब हम रैंडमली कोई भी स्टेशन कभी भी किसी भी टाइम डेटा ट्रांसफर कर सकता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोलिजन के चांसेस रहेंगे। गुरुजी आज मैं ऑफिस से लेक्चर देख रहा, आपके लेक्चर के लिए फ्री टाइम मिल गया था। अरे बहुत बढ़िया देव कुमार, मैं भी ऑफिस से लेक्चर ले रहा हूं। तो यानी यार बात क्या है, हमारे पास रैंडमली जब कोई भी स्टेशन कभी भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है तो इसका मतलब किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, कोलिजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई दो स्टेशन ने यदि सेम टाइम पे डेटा ट्रांसफर किया होगा तो क्या हो सकता है, कोलिजन हो सकता है। तो इस रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर कुछ पॉइंट्स हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट्स आपके सामने मैं हाजिर करता हूं, ठीक है। क्या है पॉइंट, इन रैंडम एक्सेस नो स्टेशन इज सुपीरियर टू अनदर स्टेशन। कोई स्टेशन सुपीरियर नहीं है, ठीक है। सुपीरियर का मतलब क्या, कोई स्टेशन किसी दूसरे स्टेशन को परमिशन नहीं दे सकता ट्रांसफर करने के लिए कि भाई मैं परमिशन दे रहा हूं तुम डेटा ट्रांसफर करो। नो स्टेशन विल गिव द परमिशन टू अदर स्टेशन टू ट्रांसफर द डेटा पैकेट। ना तो मैं किसी को परमिशन दे सकता हूं और ना मैं किसी स्टेशन, यदि कोई स्टेशन डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो मैं उसको स्टॉप भी नहीं कर सकता। तो यहां पे क्या लिखा है, इन रैंडम एक्सेस नो स्टेशन इज सुपीरियर टू अनदर स्टेशन। कोई स्टेशन किसी से सुपीरियर नहीं है, ठीक है। एंड नन इज असाइंड कंट्रोल ओवर अनदर, और किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं है, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं है। यानी नो स्टेशन परमिट्स और स्टॉप अदर्स स्टेशन टू सेंड द डेटा। ना तो हम अदर स्टेशन को परमिशन दे सकते डेटा ट्रांसफर करने की, ना किसी अदर स्टेशन को डेटा ट्रांसफर करने के लिए रोक सकते हैं। यानी हियर ऑल आर बॉस। यहां कोई ऐसा जैसे कि मान लो कंपनी में सिस्टम होता है, भाई मैनेजर है, ठीक है, तो मैनेजर बाकी सब लोगों को बोलता है कि भाई आपको ये काम करना है, ठीक करना है तो आज शाम को देना है, ठीक है। तो भाई मैनेजर बॉस है, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या है, कोई बॉस नहीं। यहां सिस्टम ऐसा है कि भाई कोई बॉस नहीं है, सब बॉस हैं, ठीक है। कोई किसी की बात को नहीं मानेगा, ठीक है। ना तो किसी को कोई
काम करने के लिए फोर्स कर सकता है कि भाई ये काम आपको करना पड़ेगा, ना कोई किसी को काम करने से रोक सकता है। एवरीवन इज बॉस, ठीक है। सब सेट है यहां पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे प्यारे दोस्त, एनी स्टेशन कैन सेंड द डेटा वेन एवर इट वांट्स। कोई भी स्टेशन कभी भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है, जब आपके मन में, जब आपको डेटा ट्रांसफर करना है, जब आपकी मर्जी है तब डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, जब आपको करना है तब करो, रात में 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। एनी स्टेशन कैन सेंड द डेटा वेन एवर इट वांट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ मोर देन वन स्टेशन ट्राइज टू सेंड then there is an access conflict collision. If more than one station try to send, यदि एक से ज्यादा स्टेशन एक ही टाइम पे डेटा सेंड कर सकता है तो किसकी दिक्कत होगी, कोलिजन की दिक्कत होगी। ये लिखा है इफ मोर देन वन स्टेशन ट्राई टू सेंड देन देयर इज एन एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट कोलिजन। एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कोलिजन, एंड द फ्रेम्स विल बी आइदर डिस्ट्रॉयड और मॉडिफाइड। भाई या तो हमारे पास फ्रेम क्या हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, या हमारे पास फ्रेम कुछ चेंज हो सकता है, यानी फ्रेम। भाई हमारे पास एक्सेस कंट्रोल किस लेयर पे की बात कर रहे हैं, डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं, इसलिए डेटा लिंक लेयर पे पैकेट का नाम क्या होता है, फ्रेम होता है। तो यहां पे फ्रेम का आपने नाम देखा होगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास मोर देन वन स्टेशन ये ट्रांसफर करेंगे तो कोलिजन हो सकता है। कोलिजन में दोनों का पैकेट लॉस्ट भी हो सकता है, हमारे पास मॉडिफाई भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है और लॉस्ट भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 तक क्लियर है, कोई समस्या हो तो बता दीजिए भाई। पॉइंट नंबर 3 तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा है, टू अवॉइड कोलिजन। भाई कोलिजन है तो उसको अवॉइड भी करना पड़ेगा। टू अवॉइड कोलिजन, टू अवॉइड कोलिजन स्टेशन मस्ट सेंड डेटा बाई एग्जीक्यूटिंग ए प्रोसीजर और कंडीशन डिफाइंड बाई द प्रोटोकॉल। कोलिजन ना हो, ठीक है। टू अवॉइड कोलिजन स्टेशन मस्ट सेंड डेटा बाई एग्जीक्यूटिंग ए प्रोसीजर। तो स्टेशन जो डेटा सेंड करेंगे वो किसी प्रोसीजर के थ्रू करेंगे, यानी कोई ना कोई प्रोटोकॉल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तभी हमारे पास डेटा क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यदि मैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास अलोहा है, ठीक है, हमारे पास सीएसएम में है, सीएसएम में सीडी है, सीएसएम में सीए है। तो रैंडम एक्सेस में कोलिजन की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए जब भी स्टेशन डेटा ट्रांसफर करेंगे तो स्टेशन को कोई क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, भाई ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के थ्रू ही आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो हमारे पास 10 प्रोसीजर है, यानी 10 मेथड है एक्सेस कंट्रोल के लिए। भाई रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है, सेंट्रलाइज एक्सेस प्रोटोकॉल है। 10 मेथड है कंजेशन यानी हमारे पास एक्सेस कंट्रोल के लिए। तो ये बोल रहा है कोलिजन ना हो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर, एक क्या करना पड़ेगा, स्टेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसीजर को ही हम यहां पे सिखाने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यानी अलोहा में क्या प्रोसीजर है, स्लॉटेड अलोहा में क्या है, सीएसएम में क्या है, सीएसएम में सीडी में क्या है, सीएसएम में सीए में क्या है, हमारे पास टोकन, हमारे पास पासिंग में क्या है, रिजर्वेशन में क्या है, पोलिंग में क्या है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, देयर इज नॉट फिक्स ऑर्डर इन विच स्टेशन सेंड डेटा, सो दीज आर कॉल्ड, देयर इज नो फिक्स ऑर्डर, नोट को हटा के नो कर दो, so there is no fixed order in which station send data, so these are called as random access protocol. कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। कोई फिक्स ऑर्डर का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई स्टेशन 1 ने डेटा, पहले स्टेशन 1 डेटा ट्रांसफर करेगा, जब वो कर लेगा तब स्टेशन 2 करेगा, तब वो कर लेगा स्टेशन 3 करेगा, तब वो कर लेगा स्टेशन 4 कर लेगा। भाई इसमें तो कोलिजन हमारे पास होगा नहीं वैसे भी हमारे पास, तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि स्टेशन 1 पहले, जैसे कि मान लो क्यू होती है तो क्यू में हमारे पास भाई जो पहला लगा होता है हमारे पास उसको मिलती है सर्विस, ठीक है, उसके बाद दूसरे को मिलती है। तो ऐसा कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। कोई भी स्टेशन कभी भी किसी भी टाइम डेटा ट्रांसफर कर सकता है, इसीलिए इन प्रोटोकॉल्स को क्या बोलते हैं, इन प्रोटोकॉल्स को बोलते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 6, ईच स्टेशन कंपीट्स फॉर द चैनल, ईच स्टेशन कंपीट्स फॉर द चैनल, hence these are also known as
कंटेंशन मेथड, इसका मतलब क्या है? तो एक्चुअल में क्या है मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे हमारे पास सारे स्टेशन कंपटीशन में हैं। भाई सारे स्टेशन को क्या करना है? डेटा ट्रांसफर करना है। तो जितने भी स्टेशन हैं वो कंपटीशन में है कि यानी मैं भी डेटा ट्रांसफर करना चाहता हूं, यानी सारे स्टेशन उसी एक ही चैनल को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। तो भाई यार क्या होगा? कंपटीशन तो होगा कि नहीं होगा? भाई कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? भाई एक बार बताओ, मान लो हमारे पास यहां पे रानी है, ठीक है, अब यहां पे 4 लोग हैं भाई, ठीक है, तो भाई ये चारों लोग कंपटीशन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कि यार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये मेरी बन जाए, मेरी बन जाए, मेरी बन जाए। बात बोल रहा हूं, समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, आपके डिपार्टमेंट में लड़की एक ही है, लड़के 4 हैं पीछे पड़े हुए भाई, तो ये चारों क्या है? कंपटीशन में है। सब कोई बाइक से स्टंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई महंगे कैफे में उसको लेके जा रहा है, कोई महंगी ड्रेस उसके लिए लेके आ रहा है, ठीक है, कोई कहीं उसको घुमाने लेके जा रहा है। चारों क्या है? इंप्रेस करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो चारों क्या है? इंप्रेस करने के लिए लगे हुए हैं। तो यानी ये क्या है? कंपटीशन में है। भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास एक ही चैनल है और उसी चैनल को सारे स्टेशन क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। तो क्या होगा? यानी सारे स्टेशन के बीच में कंपटीशन होगा कि मैं एक्सेस कर लूं इस चैनल को, मैं एक्सेस कर लूं, ठीक है। तो ईच स्टेशन कंपीट्स फॉर द चैनल, हेंस दीज आर आल्सो नोन एज कंटेंशन मेथड। तो इसको कंटेंशन मेथड भी बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स है कंप्यूटर नेटवर्क की, तो इसलिए याद रख लेना, ठीक है। तो यानी हमारे पास यहां पे हमारे पास इसको क्या बोलते हैं? कंटेंशन मेथड। कंटेंशन सॉर्ट क्या होता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, जब जैसे जैसे टॉपिक आएगा डिटेल में बताएंगे। चलो अब देखो, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया यार, रैंडम एक्सेस में सबसे पहले क्या है? अलोहा। अलोहा में प्योर अलोहा है, स्लॉटेड अलोहा है, उसके बाद सीएसएमए है, सीएसएमए सीडी है, सीएसएमए सीए है। तो 1 बाय 1 सबसे पहले अलोहा के बारे में पढ़ेंगे हम, प्योर अलोहा के बारे में, उसके बाद स्लॉटेड अलोहा, उसके बाद सीएसएमए, सीएसएमए सीडी, सीएसएमए सीए, इनके बारे में 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी? इंट्रोडक्शन टू अलोहा। किसकी बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त? अलोहा की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू अलोहा। क्या है? तो क्या हमारे पास पहला पॉइंट हमारे पास क्या है भाई अलोहा के बारे में? अलोहा वाज डेवलप्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई इन 1970s। ये 1970s में हमारे पास अलोहा मार्केट में आया था हमारे पास, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, ठीक है। नाउ इट वाज डिजाइंड फॉर वायरलेस लैन। स्टार्टिंग में सिर्फ ये वायरलेस लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए क्या किया गया था? डिजाइन किया गया था। इट वाज डिजाइंड फॉर वायरलेस लैन बट इट कैन बी यूज्ड इन एनी शेयर्ड मीडियम। ये स्पेशली डिजाइन किसके लिए किया गया था? लैन के लिए किया गया था, बट इट कैन बी यूज इन एनी शेयर्ड मीडियम, यानी किसी भी शेयर्ड मीडियम में इस अलोहा का क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम यूज कर सकते हैं। और हमारे पास ये शेयर्ड ही मीडियम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल। एक चैनल है, मेनी स्टेशन उससे क्या कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच स्टेशन सेंड इक्वल साइज फ्रेम। तो यानी यहां पे एक बात आपको मान के चलनी पड़ेगी कि हर एक स्टेशन जो सेंड करेगा वो फ्रेम का साइज क्या होगा? सेम होगा। क्यों ऐसा मान के चलेंगे? बिकॉज जब हम आगे एफिशिएंसी निकालेंगे या थ्रूपुट निकालेंगे तो ये अज्यूम करके चलेंगे कि सारे स्टेशन जो फ्रेम सेंड कर रहे हैं वो सारे फ्रेम एक ही साइज के हैं, तो हमको एफिशिएंसी का, थ्रूपुट का फॉर्मूला बनाना क्या हो जाएगा? हमारे लिए आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तो इसलिए हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारे पास ईच स्टेशन सेंड इक्वल साइज फ्रेम, सारे स्टेशन इक्वल साइज फ्रेम क्या कर रहे हैं दोस्तों? सेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो अलोहा हमारे पास 2 टाइप का है भाई। एक मेरे पास क्या है? प्योर अलोहा है। प्योर अलोहा को हम ओरिजिनल अलोहा भी बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है? स्लॉटेड अलोहा। तो अलोहा मेरे पास 2 टाइप का है, एक है प्योर अलोहा और ओरिजिनल अलोहा, एक मेरे पास क्या है? स्लॉटेड अलोहा। तो पहले हम पढ़ेंगे प्योर अलोहा और ओरिजिनल अलोहा के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई हवा ही नहीं है, ठीक है।
एक कह रहा है अलोहा की फुल फॉर्म बता दो भाई। गूगल करके देखो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम अभी बात किसकी कर रहे हैं यार? प्योर अलोहा की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? प्योर अलोहा की। तो यहां पे हमारे पास 1 बाई 1 इनके सारे पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। क्या है पहला पॉइंट? इट अलाउस द स्टेशन टू ट्रांसमिट द डेटा एट एनी टाइम वेन एवर दे वांट। यानी अलोहा में हमारे पास क्या है? इट अलाउ द स्टेशन टू ट्रांसमिट द डेटा एट एनी टाइम वेन एवर दे वांट। यानी कोई भी स्टेशन कभी भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। भाई अलोहा किसके अंदर आ रहा है? अलोहा आ रहा है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर यानी रैंडमली कोई भी स्टेशन कभी भी किसी भी समय डेटा क्या कर सकता है दोस्तों? ट्रांसफर कर सकता है। इट अलाउज द स्टेशन टू ट्रांसमिट द डेटा एट एनी टाइम वेन एवर दे वांट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? हेंस कोलिजन चांसेस आर वेरी हाई। भाई यदि ऐसा होगा तो कोलिजन के चांसेस दोस्तों बहुत ज्यादा हाई होंगे। यदि कोई भी स्टेशन कभी भी किसी भी समय डेटा ट्रांसफर करेगा तो हमारे पास, ठीक है, कोई भी स्टेशन कभी भी डेटा ट्रांसफर करेगा तो कोलिजन के चांसेस होंगे। कैसे कोलिजन के चांसेस होंगे मैं आपको ये बता दूं यहां से एक एग्जांपल लेकर। ठीक है, ये मान लो कोई स्टेशन ए है, मान लो ये कोई स्टेशन बी है, मान लो ये कोई स्टेशन मेरे पास सी है और ये कोई स्टेशन मेरे पास क्या है? डी है। जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा हमारे पास? सपोज कोई टाइम t1 है, कोई टाइम t1 है। t1 टाइम पे हमारे पास स्टेशन ए और स्टेशन डी, बट t1 टाइम पे हमारे पास क्या? स्टेशन ए और स्टेशन डी दोनों डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। यदि स्टेशन ए ने यहां पे ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, स्टेशन डी ने भी डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, तो दोनों यदि डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त? यहां पे हो सकता है कोलिजन। ये बात आपको पहले से पता है। ठीक है भाई। नाउ इससे आगे की बात जानते हैं क्या बोल रहे। यहां पे थर्ड पॉइंट पढ़ने की बहुत जरूरत है। आफ्टर ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट, आफ्टर ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट स्टेशन मस्ट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। यानी स्टेशन किसका वेट करेगा? एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। सॉरी, क्या है? आफ्टर ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट स्टेशन मस्ट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। यानी मेरे प्यारे दोस्त यहां पे एक्नॉलेजमेंट सिस्टम है। यहां पे क्या है? एक्नॉलेजमेंट सिस्टम है। यानी हम डेटा पैकेट सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे। यदि एक्नॉलेजमेंट आ गया हमारे पास तो क्या है? मेरा पैकेट सक्सेसफुली क्या हो गया दोस्तों? डिलीवर्ड हो गया। और जब भी हमारे पास एक्नॉलेजमेंट सिस्टम होता है तो हम क्या करते हैं? पैकेट सेंड करने के बाद टाइम आउट टाइमर का वेट करते हैं ना। टाइम आउट टाइमर होता है, टाइम आउट टाइमर का वेट करते हैं। टाइम आउट टाइमर से पहले यदि पैकेट मेरे पास आ गया तो वेल एंड गुड, यानी मेरा पैकेट सक्सेसफुली क्या हो चुका है? डिलीवर हो चुका है। यदि टाइम आउट टाइमर तक पैकेट नहीं आया तो हम उस पैकेट को क्या करते हैं? रिट्रांसमिट। ये कंसेप्ट आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो आफ्टर ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट स्टेशन मस्ट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। नाउ नेक्स्ट क्या है पॉइंट? एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। मैंने लेकिन वो लिखा नहीं है पॉइंट यहां पे। एक्नॉलेजमेंट आ गया तो पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो ही चुका, ये बात आप पहले से जानते हो। यहां पे मैंने क्या लिखा है? इफ एक्नॉलेजमेंट
डज नॉट अराइव आफ्टर ए टाइम आउट पीरियड, यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, टाइम आउट टाइमर हमारे पास टाइम आउट पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाता है, आफ्टर टाइम आउट पीरियड द स्टेशन अज्यूम दैट द फ्रेम, क्या एज्यूम करेगा, फ्रेम और एक्नॉलेजमेंट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। भाई यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई या तो मेरा फ्रेम लॉस्ट हो गया हो या एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, तो स्टेशन ये एज्यूम कर लेता है या तो मेरा फ्रेम लॉस्ट हो गया है या एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया है। तो ये लिखा है इफ एक्नॉलेजमेंट डज नॉट अराइव देन आफ्टर ए टाइम आउट पीरियड द स्टेशन अज्यूम दैट फ्रेम और द एक्नॉलेजमेंट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, यानी क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। अब जो यहां से हमारे पास ये था ना यार, जो इसमें लिखा था हमारे पास आफ्टर ए टाइम आउट पीरियड, ठीक है, इफ एक्नॉलेजमेंट डज नॉट अराइव आफ्टर ए टाइम आउट पीरियड, तो ये टाइम आउट पीरियड क्या है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। नूरा कह रहा है कोलिजन के बारे में बताओ, भाई कोलिजन के बारे में तो बता रहे हैं, दो पैकेट्स आपस में टकरा गए तो उसको कोलिजन बोल रहे हैं, ठीक है। दो पैकेट्स का डेटा, ठीक है, दो कार हैं हमारे पास, एक ही रोड है, दोनों आ रही हैं, दोनों आपस में टकरा गई, तो उसको क्या बोल रहे हैं, कोलिजन बोल रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। नाउ यहां पे क्या लिखा है, टाइम आउट पीरियड, द टाइम आउट पीरियड इज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल राउंड ट्रिप डिले, राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले। तो यहां पे क्या लिखा है हमारे पास, द टाइम आउट पीरियड इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले, राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले है ये, राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले। तो क्या लिखा है हमारे पास, 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। तो यानी भाई ये हमारे पास क्या है, कितना टाइम आउट टाइमर का, यानी पैकेट सेंड करने के बाद कितना, बात समझना बहुत ध्यान से, पैकेट सेंड करने के बाद मैं कितने टाइम तक वेट करूंगा, यहां पे लिखा हुआ है 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले टाइम का क्या करेंगे, वेट करेंगे। 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले क्या है, टाइम आउट टाइमर है, यदि इस तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो इसके बाद पैकेट क्या होगा, रीट्रांसमिट होगा, ठीक है। अब इसके बारे में ये 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले ही ऐसा क्यों लिया गया है टाइम आउट टाइमर, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको चर्चा कर लेता हूं, ठीक है, चर्चा करना बहुत जरूरी है। देखो भाई बात समझना बहुत ध्यान से, मान लो ये स्टेशन ए है, मान लो ये कोई स्टेशन बी है, मान लो ये कोई स्टेशन सी है, और मान लो ये कोई स्टेशन डी है, ऐसा है। अब एक बात बताओ, हमारे पास भाई यहां पे यदि कोई भी स्टेशन डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, कोई भी स्टेशन मान लो ए करना चाहता है, तो मोस्ट वाइडली स्टेशन क्या है, ए के लिए, ए के लिए कौन सा स्टेशन मोस्ट वाइडली है, जो सबसे ज्यादा दूरी पे है, ए। भाई ए बी को भी कर सकता है, ए सी को भी कर सकता है, ए डी को भी कर सकता है, सबसे ज्यादा दूरी पे हमारे पास क्या है, ए के लिए डी है। सबसे ज्यादा हमारे पास ए के लिए क्या है, डी है। तो यहां से यहां तक का जो टाइम है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम, भाई मान लो ए डी को पैकेट भेज रहा है, ए किसको भेज रहा है, डी को, तो यहां से एक एंड से दूसरे एंड हमारे पास ये क्या होता है, प्रोपेगेशन डिले, किसका, डेटा का। तो यानी यहां से पैकेट ए को यहां जाने में, यदि ए डी को भेज रहे हैं मोस्ट वाइडली, तो यहां से यहां जाने में प्रोपेगेशन डिले लगेगा। अब जब हमारे पास पैकेट डी के पास आया है तो डी क्या भेजेगा, इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। डी जब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो यहां पे भी कितना समय लगेगा, एक प्रोपेगेशन डिले लगेगा, किसके लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो यानी यदि वर्स्ट के सिनारियो की बात की जाए तो यदि ए डी को डेटा भेज रहा होगा तो प्रोपेगेशन डिले का समय तो डेटा पहुंचने पे लगेगा, और वापस आने में कितना लगेगा, प्रोपेगेशन डिले, यानी 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले का समय लगेगा। तो इसीलिए हमने टाइम आउट टाइमर क्या लिया है कि टाइम आउट टाइमर में यदि
2 इंटू प्रोपेगेशन डिले में यदि एक्नॉलेजमेंट आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं पैकेट को क्या करूंगा, रिट्रांसमिट करूंगा यदि हमारे पास नहीं आया। अब बात समझना बहुत ध्यान से, ये मोस्ट वाइडली स्टेशन का लिया गया है भाई, ये तो बस सर ऐसा भी तो हो सकता है सर कुछ डिले हो जाए थोड़ा सा, बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन ये मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं कि ए डी को भेज रहा है भाई, ए बी को जब मान लो ए जब बी को भेज रहा है तो ये तो हाफ प्रोपेगेशन डिले भी नहीं लगा भाई, ए बी को भेज रहा है हाफ प्रोपेगेशन डिले भी नहीं है, वापस आने का एक प्रोपेगेशन डिले भी नहीं बन रहा है। ए यदि सी को भेज रहा है तो भी हमारे पास यहां पे मान के चलो भाई ये हाफ प्रोपेगेशन डिले मान लो, वापस आया एक प्रोपेगेशन डिले मान लो। तो मैं ये वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं कि भाई वर्स्ट केस में ए डी को भेज सकता है तो जाने में प्रोपेगेशन डिले लगेगा और वापस आने में प्रोपेगेशन डिले लगेगा, इसलिए हमारे पास 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ए यदि बी को भेज रहा है तो हमारे पास कम ही टाइम लगेगा, ए सी को भेज रहा है तब भी कम टाइम लगेगा, यानी मान लो बी सी को भेज रहा है या हमारे पास सी डी को भेज रहा है तो ये हमारे पास कम ही समय लगेगा। तो यानी सारे मोस्ट वाइडली स्टेशन को देखते हुए कि भाई मोस्ट वाइडली स्टेशन की डिस्टेंस कितनी है, प्रोपेगेशन डिले, वापस आने का प्रोपेगेशन डिले, इसलिए 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले हमारे पास यहाँ पे टाइम आउट टाइमर सेट कर लिया गया है। ठीक है, बात समझना बहुत गहराई से, गहराई का मतलब क्या है भाई, ये हमारे पास T1 टाइम पे दोनों ने ए और डी ने स्टेशन ने क्या किया था, डेटा ट्रांसफर किया था T1 टाइम पे दोनों ने डेटा ट्रांसफर स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या है, टाइम आउट पीरियड कितना है मेरे प्यारे दोस्त, टाइम आउट पीरियड है यहां पे 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, यानी टाइम आउट टाइमर कितना है 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। स्टेशन ए का भी और टाइम आउट टाइमर यहां भी क्या है 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। ये टाइम आउट जो है इसको मैं वेटिंग टाइम भी बोल सकता हूं, यानी पैकेट भेजने के बाद मैं कितने समय तक एक्नॉलेजमेंट का क्या करूंगा, वेट करूंगा, या और मैं इसको ये वेटिंग टाइम भी बोल रहा हूं, वेटिंग टाइम, WT मतलब वेटिंग टाइम, 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले और वेटिंग टाइम मेरे पास कितना है 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। अब एक बात मेरे प्यारे दोस्त बहुत प्यार से समझना, यहां हमारे पास बात समझना बहुत गहराई से, दोनों ने सपोज स्टेशन ए और स्टेशन डी ने T1 टाइम पे यदि शुरू किया होता, T1 टाइम पे शुरू किया होता, T1 टाइम पे दोनों ने एक दूसरे को पैकेट भेजा, दोनों का डेटा क्या हुआ, कोलाइड, दोनों का डेटा क्या हुआ, कोलाइड। जब दोनों स्टेशन का डेटा कोलाइड हुआ तो दोनों डेटा भेजने के बाद किसका वेट कर रहे, टाइम आउट टाइमर का। तो यानी टाइम आउट टाइमर कब एक्सपायर होगा भाई, यहां पे इसने T1 टाइम पे भेजा था तो कितना वेट करना है इसको, T1 टाइम कितना वेट करना है, 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, तो कब इसका टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, T1 प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। बात समझ में आ रही भाई, T1 कोई टाइम है, मैंने उस टाइम पे पैकेट भेजा है, मुझे वेट कितना करना है, 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, तो T1 प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले पे इसका टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, और इसका भी टाइम आउट टाइमर कब एक्सपायर हो जाएगा, T1 प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, T1 प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, यानी दोनों का टाइम आउट टाइमर एक साथ क्या होगा, एक्सपायर होगा। ठीक है, दोनों का टाइम आउट टाइमर क्या होगा, एक साथ क्या होगा, एक्सपायर हो गया। बात समझ में आ गई, जब दोनों का टाइम आउट टाइमर एक साथ एक्सपायर होगा तो भाई जब मेरा टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हुआ, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, दूसरे का भी टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हुआ, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो दोनों एक साथ फिर से क्या करेंगे, रिट्रांसमिट। मेरा टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो, मैंने पैकेट भेजा, एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा हूं, नहीं आया, टाइम आउट टाइमर एक्सपायर, सामने वाले ने पैकेट भेजा, एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा था, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, दोनों का टाइम आउट टाइमर जब एक साथ एक्सपायर हुआ तो दोनों ने फिर से क्या किया, रिट्रांसमिट। जब दोनों फिर से रिट्रांसमिट करेंगे तो फिर से दोनों का डेटा क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। फिर से दोनों का डेटा क्या हो जाएगा, कोलाइड। अब उसके बाद फिर से रिट्रांसमिट करने के बाद फिर से दोनों टाइम आउट टाइमर का वेट कर रहे हैं, दोनों का टाइम आउट टाइमर क्या सेम, दोबारा रिट्रांसमिट किया, फिर से एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हैं, नहीं आया, दोनों का टाइम आउट टाइमर एक साथ एक्सपायर हुआ, दोनों का टाइम आउट टाइमर एक साथ एक्सपायर हुआ, दोनों ने फिर से रिट्रांसमिट किया, फिर से कोलिजन। तो बार बार हमारे पास कोलिजन होता रहेगा, बार बार इनफाइनाइट टाइम तक ये कोलिजन चलता रहेगा और कोई भी स्टेशन हमारे पास डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। रिपीटेडली दोनों हमारे पास स्टेशन एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करते रहेंगे, बट हमारे पास किसी का भी डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, बार बार क्या होता रहेगा, कोलिजन होता रहेगा। जिनको ये बात समझ में नहीं आई मैं आपको उनको बता दूं,
यार एक बात बताओ छोटी सी, तो इस केस में करना क्या चाहिए भाई, इस केस में क्या करना चाहिए, कोई एनी वन कैन गिव मी ए सजेशन। चलो पहले यहां से मैं एक जनरल प्रॉब्लम को बात करता हूं। मान लो ये राजू है, मान लो ये है रानी। सपोज राजू ने रानी को कॉल किया, सेम टाइम पे राजू ने रानी को कॉल किया, रानी ने राजू को कॉल किया। दोनों का नंबर क्या है बिजी? भाई आप अपनी गर्लफ्रेंड को लगा रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको लगा रही है, दोनों का नंबर क्या है बिजी? राजू ने रानी को फोन किया, रानी ने राजू को फोन किया, दोनों का नंबर क्या है बिजी। जब दोनों का नंबर बिजी है, दोनों ने क्या किया, कट किया फोन। दोनों ने कट किया, दोनों ने फिर से लगाया, फिर से क्या है बिजी। दोनों ने फिर से कट किया, फिर से लगाया, फिर से क्या है बिजी। अब तीसरी बार कि होने के बाद फिर क्या हुआ, उसने सोचा, राजू ने कि एक काम करता हूं यार, थोड़ी देर वेट कर लेता हूं। राजू ने क्या सोचा, थोड़ी देर वेट कर लेता हूं, रानी लगा लेगी। सेम रानी ने भी सोच लिया कि थोड़ी देर वेट कर लेती हूं, राजू लगा लेगा। दोनों ने सेम टाइम का वेट किया, फिर से लगाया, फिर से कोलिजन। ऐसा रियल लाइफ में आपने देखा भी होगा, दोनों एक दूसरे को फोन लगाते हो, कभी कभी फोन कट जाता है बीच में, आप भी लगा रहे हो, वो भी लगा रहा है, कोलिजन। आपने कट किया, उसने भी कट किया, फिर दोबारा लगाया, फिर से कोलिजन। फिर आपने भी कट किया, उसने भी कट किया, फिर से कोलिजन। फिर कितनी बार आप सोचते हो, ऐसा करता हूं कि यार वो कर लेगा सामने वाला, 10 सेकंड का वेट कर लेता हूं। सामने वाला वही सोच रहा होता है कि 10 सेकंड का वेट कर लेता हूं, वो कर लेगा, फिर से 10 सेकंड के बाद फिर से लगा कोलिजन। तो यानी इसमें क्या होना चाहिए, जनरल लाइफ के सॉल्यूशन की बात करूं, यदि दोनों का फोन बिजी गया तो दोनों फोन इमीडिएटली कट करें। इमीडिएटली कट करने के बाद एक बंदा साइलेंट रहे और दूसरा बंदा इमीडिएटली कॉल करे, तो काम बन जाएगा। और मैं ऐसा हमेशा यूज करता हूं भाई साहब, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है तो क्या करना है भाई, यदि बिजी टोन गया हमारे पास तो दोनों ने कट किया, एक बंदा इमीडिएटली कॉल करे और दूसरा बंदा कॉल ना करे, तो हमारे पास बातचीत हो सकती है। ठीक है देव भाई, रुक जाओ, अभी अपनी कहानी मत सुनाओ तुम, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट होने दो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो यहां से आप ये वाली बात समझे, ये वाला पॉइंट मैंने लिखा है, यहां क्या लिखा था, टाइम आउट पीरियड इक्वल टू इनटू प्रोपेगेशन डिले। यहां पे पॉइंट जो मैंने समझाया यहां पे लिखा भी है, क्या लिखा है, आफ्टर टाइम आउट स्टेशन विल अगेन सेंड डेटा। टाइम आउट के बाद स्टेशन दोनों डेटा सेंड करेंगे अगेन। भाई दोनों का टाइम आउट टाइमर क्या है, सेम है। आफ्टर टाइम आउट स्टेशन विल सेंड डेटा, बट if it immediately tries to send the data packet, then collision will occur. टाइम आउट के बाद दोनों फिर से इमीडिएटली डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा, कोलिजन। ये लिखा हुआ है, हेंस नो स्टेशन कैन इफिशिएंटली सेंड डेटा। सो क्या लिखा है, सो स्टेशन मस्ट नॉट सेंड डेट फ्रेम इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, आफ्टर टाइम आउट। आफ्टर टाइम आउट स्टेशन विल सेंड data, but if it immediately try to send data packet, then collision will occur. Hence no station can efficiently send the data. ये बताओ पॉइंट ये क्लियर है कि नहीं है? यहां पे एक पॉइंट और नोट कर लेना है यार, यहां से इसने एक पॉइंट छोड़ दिया है, यहां से एक लाइन लिख लो, आप एक लाइन लिख लो, collision will occur because timeout is also same for all the station, because timeout is also same for all the station, because timeout is also same for all the station. Timeout is also same for all the station. Hence no station can efficiently send the data. ये लाइन ऐड कर लोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी बात।
ये बताओ पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? बार बार वही होगा, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। मैंने आपको यहां समझाया, T1 टाइम पे स्टेशन ए ने डेटा ट्रांसफर किया, T1 पे ही ए ने किया, ठीक है। दोनों का डेटा T1 टाइम पे किया था, दोनों ने क्या हुआ था? कोलिजन हुआ था। T1 टाइम पे सेंड करने के बाद कितना वेट कर रहा है ये? 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, बिकॉज इसका टाइम आउट टाइमर 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, इसका भी टाइम आउट टाइमर क्या है? 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। दोनों का टाइम आउट टाइमर क्या है? सेम है। तो यानी इसका टाइम आउट टाइमर कब एक्सपायर? भाई T1 टाइम पे सेंड किया है तो T1 प्लस 2 इंटू पीडी पे एक्सपायर हो जाएगा। ये भी कब एक्सपायर हो जाएगा? T1 प्लस 2 इंटू पीडी। जब दोनों का टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हुआ, एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा बिकॉज कोलिजन हो चुका है, तो दोनों फिर से एक साथ डेटा ट्रांसफर करेंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा? कोलिजन। फिर से दोनों वेट कर रहे हैं, दोनों का टाइम आउट टाइमर सेम रहेगा, दोनों का टाइम आउट टाइमर सेम रहेगा, तो फिर से कोलिजन। भाई फिर से टाइम आउट टाइमर सेम, कोलिजन हुआ तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, तो फिर से ट्रांसफर करेंगे तो फिर से कोलिजन, बार बार रिपीटेडली कोलिजन होता रहेगा, ठीक है। तो आफ्टर टाइम आउट स्टेशन विल अगेन सेंड डेटा, बट आफ्टर टाइम आउट, यदि टाइम आउट के बाद आफ्टर टाइम आउट स्टेशन विल अगेन सेंड द डेटा, बट इफ इट इमीडिएटली ट्राइज टू सेंड डेटा पैकेट देन कोलिजन विल अकर, कोलिजन होगा, बिकॉज टाइम आउट टाइमर, because timeout is also same for all the station, timeout ये लिख दें, timeout is also same for all the station, hence no station can efficiently send the data, effectively send the data, कोई भी स्टेशन effectively data send नहीं कर पाएगा। ना आगे क्या है? so station must not send frame immediately after timeout, तो टाइम आउट के बाद immediately आपको फ्रेम या पैकेट या डेटा सेंड नहीं करना है। टाइम आउट के बाद इमीडिएटली आप सेंड करोगे तो आपका डेटा फिर से क्या हो जाएगा? कोलाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट मस्ट वेट फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। क्या वेट करना पड़ेगा? इट मस्ट वेट फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम कॉल्ड बैक ऑफ टाइम। यानी बैक ऑफ टाइम का क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। बैक ऑफ टाइम, यहां पे फुल स्टॉप लगा लेना, बैक ऑफ टाइम। नाउ आगे क्या लिखा है? बैक ऑफ टाइम इक्वल टू, बैक ऑफ टाइम इक्वल टू के इंटू स्लॉट टाइम। कोई स्टूडेंट बता सकता है कितना वेट करना पड़ेगा भाई हमारे पास? इट मस्ट वेट फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम कॉल्ड बैक ऑफ टाइम। बैक ऑफ एक एल्गोरिदम है हमारे पास, एक साइंटिस्ट ने एक एल्गोरिदम दिया है, तो ये कह रहा है it must wait for the random amount of time called back of time. Back of time equal to k into slot duration. Anyone can tell me what is the value, what is the k? कोई बता सकते हैं k क्या है? जो k है हमारे पास ये है 0 to 2 पावर n माइनस 1। k मेरे पास क्या है दोस्तों? एनी रैंडम नंबर in between 0 to 2 power n minus 1। तो क्या है? एनी रैंडम नंबर इन बिटवीन 0 to n minus 1। n क्या है? n क्या है? n इज नथिंग बट द कोलिजन नंबर। n क्या है मेरे पास? कोलिजन नंबर। और नॉट में एक पॉइंट लिख लेना यहां से हमारे पास, बिकॉज स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अभी मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। कोलिजन नंबर is with respect to data packet। नॉट फॉर द स्टेशन, ये इतने रहने दो। कोलिजन नंबर इज विद रेस्पेक्ट टू डेटा पैकेट, यानी कोलिजन नंबर किसके रेस्पेक्ट में होता है? कोलिजन नंबर होता है मेरे पास डेटा के रेस्पेक्ट में।
ठीक है, बात समझ में आ गई भाई हमारे पास यहां पे कोलिजन नंबर इज विद रेस्पेक्ट टू डेटा पैकेट। अरे भाई सबका टाइम आउट टाइमर 2 प्रोपेगेशन डिले ही है, सारे ही स्टेशन का मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, वो फिक्स कर लिया है। ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टेशन का अलग अलग होगा, ये मैंने पूरा लिखा तो है यार, टाइम आउट पीरियड इज इक्वल टू 2 प्रोपेगेशन डिले, कोई भी स्टेशन करता है, ठीक है। मैंने कंसेप्ट समझाया जरूर था कि यहां पे हमारे पास क्यों, क्योंकि मोस्ट वाइडली स्टेशन क्या हो सकता है, ए और डी, ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज हियर। अब देखो यहां से हमारे पास ये के की बात तो आपको समझ में आ गई, के क्या है, 0 to 2 power n-1, यानी के हमारे पास क्या होगा, एनी रैंडम नंबर इन बिटवीन 0 to n-1। सर ये स्लॉट टाइम क्या है, पीडी इज सम फॉर ऑल मींस मैक्सिमम पीडी, हाँ मैक्सिमम पीडी हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। अब यहां पे हमारे पास क्या है, कोई बता सकता है स्लॉट टाइम, तो देखो मैं आपको बताऊं यार स्लॉट टाइम, तो भाई ये जो हमारे पास स्लॉट टाइम की बात है ना, यहां पे अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन है। कुछ बुक में हमारे पास ये स्लॉट टाइम जो गिवन है वो गिवन है यानी आरटीटी, यानी उन्होंने बोल रखा है 2 प्रोपेगेशन डिले, ऐसा बोल रखा है 2 पीडी। कुछ बुक में हमारे पास ये स्लॉट टाइम गिवन है ओनली ट्रांसमिशन डिले, मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में गिवन है प्रोपेगेशन डिले। तो देयर इज ए लॉट्स ऑफ एम्बिग्यूटी इन द स्टैंडर्ड बुक्स इटसेल्फ, कि भाई कोई कह रहा है स्लॉट टाइम ये है, कोई कह रहा है स्लॉट टाइम ये है। तो यानी यहां से हमारे पास यदि पहली बात तो अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है हमारे पास, ठीक है, यहां मैं ये लिख देता हूं, और पहली बात तो अभी तक कोई सवाल ऐसा पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन यदि सवाल पूछा जाएगा तो भाई साहब यहां पे खुद क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होगा कि यानी स्लॉट ड्यूरेशन जो है, स्लॉट टाइम है, वो हमारे पास 2 पीडीएस मान रहे हैं, या ट्रांसमिशन डिले मान रहे हैं, या प्रोपेगेशन डिले मान रहे हैं। तो यानी ये अलग अलग किताब में हमारे पास अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ये मैंने इसलिए हमारे पास, तो ऐसा कोई सवाल फ्यूचर में पूछा जाएगा तो 100% आई एम वेरी श्योर दैट कि वो हमारे पास यहाँ पे स्लॉट ड्यूरेशन खुद क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और एक दो सवाल जो गेट में तो नहीं पूछा गया, लेकिन बाकी एग्जाम में जो पूछे गए वहां पे स्लॉट ड्यूरेशन खुद क्वेश्चन के अंदर दोस्तों गिवन है कि स्लॉट ड्यूरेशन हमारे पास इतना होगा, बिकॉज स्टैंडर्ड किताब में ही हमारे पास एक मत नहीं है, अलग अलग राइटर अलग अलग बात बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर यदि मैं बात करूं यार, ये क्या है हमारे पास, बैक ऑफ एल्गोरिदम। तो यार हमारे पास बहुत सारे बैक ऑफ एल्गोरिदम हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे सिलेबस के अंदर है, गेट के सिलेबस की बात करूं तो हम पढ़ेंगे बाइनरी बैक ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। तो वही हमारे पास सिलेबस के अंदर है, यानी बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम, वही हम पढ़ने वाले हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक हमारे पास और पॉइंट यहां पे नोट पे लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर द स्टेशन इज 15, यानी किसी भी स्टेशन के लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने, 15। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स का मतलब क्या है कि आपने एक बार पैकेट भेजा, कोलिजन हो गया, दोबारा रिट्रांसमिट किया, फिर से कोलिजन हो गया, तीसरी बार रिट्रांसमिट किया, फिर से कोलिजन, चौथी बार रिट्रांसमिट किया, फिर से कोलिजन। यदि एक पैकेट के लिए 15 बार कोलिजन हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगा भाई। मैक्सिमम आप रिट्रांसमिट कितनी बार कर सकते हो, 15 बार कर सकते हो, यानी किसी भी पैकेट के लिए मैक्सिमम जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 15 है। भाई आपके पास 15 अटेम्प्ट्स है कि 15 चांस है, आप 15 चांस में अपना पैकेट भेज सकते हो, उससे ज्यादा चांस आपको मिलने वाले नहीं है। किसी भी स्टेशन को मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस जो मिल सकते हैं किसी भी पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए 15। पहली बार किया फेल, दूसरी बार किया फेल, इस टाइप से आप 15 बार उस पैकेट को ट्रांसफर कर सकते हो, उससे ज्यादा सेम पैकेट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये अरे यार ये तो भाई ये कुछ नहीं है यार, ये ब्रैकेट था मेरे यार, अरे यार तुम ठीक है। तो हम सीधा आते हैं कहां, हमारे पास बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर प्यारे दोस्त, बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम।
इसको बाइनरी हमारे पास क्यों बोला गया? बिकॉज दिस इज फॉर ओनली 2 स्टेशन, यानी स्टेशन ए और स्टेशन बी, यानी ये 2 स्टेशन पे क्या करेगा दोस्तों? काम करेगा। ठीक है। एक कह रहा है 15 ही क्यों लिया गया है? भाई साहब इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है भाई। ठीक है, बस 15 से ज्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, मान लो हमारे पास कोई टाइम t1 है, देखो ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, मान लो ये एल्गोरिथम बाइनरी एक्सपोनेंशियल है जो दो पैकेट के लिए क्या, 2 स्टेशन के लिए क्या करेगी? काम करेगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब ये हमारे पास कोलिजन होता है तो कोलिजन होने के बाद हम इस बैक ऑफ एल्गोरिथम का क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो यही बोला था, इट मस्ट वेट फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। यदि टाइम आउट हुआ, 2 स्टेशन ने डेटा पैकेट भेजा, टाइम आउट हुआ, तो टाइम आउट होने के बाद इमीडिएटली कोई भी स्टेशन डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा, वो हमारे पास क्या करेगा? वेट करेगा। किसका वेट करेगा? यहां से हमारे पास जो बैक ऑफ टाइम है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेटिंग टाइम भी बोल रहे हैं, वेटिंग टाइम भी बोल सकते हैं। बैक ऑफ टाइम क्या है? वेटिंग टाइम, बैक ऑफ टाइम, और यहां पे वेटिंग टाइम भी लिख दे रहा हूं मैं, कितना? k इंटू स्लॉट ड्यूरेशन। तो यानी ये जो हमारे पास जो बैक ऑफ एल्गोरिथम है, बैक ऑफ एल्गोरिथम क्या देगा हमको? बैक ऑफ एल्गोरिथम गिव्स द वेटिंग टाइम फॉर द स्टेशन दैट आर इन्वॉल्व इन द कोलिजन। यानी जो 2 स्टेशन कोलिजन में इन्वॉल्व हुए हैं उनके लिए वेटिंग टाइम देगा कि आपको कितना टाइम वेट करना है। इमीडिएटली डेटा ट्रांसफर नहीं करना है, इमीडिएटली डेटा ट्रांसफर करोगे तो फिर से कोलिजन हो जाएगा। तो इससे बेटर क्या है कि आप वेट करो, यानी एक स्टेशन को वेट कराएगा और एक स्टेशन को इमीडिएटली डेटा ट्रांसफर कराएगा। ऐसा कुछ लॉजिक ये देने वाला है। चलो इसके लॉजिक में हम समझते हैं बात। मान लो मेरे प्यारे दोस्त, ये t1 कोई टाइम है, ये कोई टाइम t1 है। t1 टाइम पे हमारे पास स्टेशन कोई ए है और स्टेशन हमारे पास कोई बी है। स्टेशन ए ने डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट किया और स्टेशन बी ने भी डेटा ट्रांसफर करना क्या किया? स्टार्ट किया। तो मान लो यहां पे क्या हो गया भाई? यहां पे हो गया है कोलिजन, यहां पे क्या हो चुका है? कोलिजन। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास पैकेट 1, भाई स्टेशन 1 अपना डेटा पैकेट, चलो डेटा पैकेट ले लेता हूं मैं इसका। स्टेशन 1 अपना डेटा पैकेट 1 भेजना कोई चाहता था, डेटा पैकेट 1, और यहां पे हमारे पास ये भी स्टेशन बी भी अपना कोई डेटा पैकेट 1 भेजना चाहता था। ठीक है, डेटा पैकेट 1। बात समझना बहुत गहराई से। दोनों स्टेशन अपना डेटा पैकेट 1, कोई t1 टाइम है, t1 टाइम पे ए ने भी स्टार्ट किया अपना पहला पैकेट भेजना, बी ने भी स्टार्ट किया, दोनों का डेटा क्या हो गया? कोलाइड हो गया। ये कौन सा कोलिजन है? ये फर्स्ट कोलिजन है। कोलिजन मैंने आपको क्या लिखाया है यहां पे? कोलिजन नंबर इज विद रेस्पेक्ट टू डेटा पैकेट। कोलिजन नंबर स्टेशन के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। कभी कभी स्टूडेंट समझ लेते हैं कोलिजन स्टेशन के रेस्पेक्ट में होगा, ना भाई, कोलिजन होगा डेटा पैकेट के रेस्पेक्ट में। तो यानी ये डेटा पैकेट जो 1 है, ये कौन सी बार कोलाइड हुआ है? अभी सिर्फ पहली बार ही कोलाइड हुआ। डेटा पैकेट 1 कौन सी बार कोलाइड हुआ? पहली बार कोलाइड हुआ। तो n क्या था हमारे पास? कोलिजन नंबर, फर्स्ट टाइम। भाई ये स्टेशन ए का डेटा पैकेट 1 कौन सी बार कोलाइड हुआ? पहली बार। पहली बार अभी पैकेट भेजा है, तो n की जो वैल्यू है वो यहां पे कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? n की वैल्यू आ गई 1। स्टेशन बी का ये डेटा पैकेट 1 कौन सी बार कोलाइड हुआ? पहली बार कोलाइड हुआ है, अभी अभी भेजा था, कोलाइड हो चुका है। ठीक है, अभी मैंने रिट्रांसमिट नहीं किया, तो n की वैल्यू यहां पे क्या है? 1। k जो है हमारे पास, k क्या है भाई? k क्या है? 0 to 2 power n minus 1। k क्या है? 0 to 2 power n minus 1। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? 1, 1 minus 1। तो यानी k की वैल्यू मेरे पास क्या आई दोस्तों यहां पे? 0 to 1। या सिंपल मैं क्या करूं, जीरो कोमा 1। यदि मान लो यहां से मैं बात करूं तो k क्या है हमारे पास? k वही है 0 to 2 power n minus 1। ठीक है,
तो यानी बी की साइड भी के की वैल्यू क्या होगी 0 टू 2 पावर 1 माइनस 1, 2 पावर 1 मतलब 2, 2 माइनस 1 1, तो के की वैल्यू यहां पे भी क्या आ गई दोस्तों 0, 0 टू 1 मतलब 0,1। बताओ भाई यहां तक कोई समस्या है क्या? यहां तक कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। अब मैं यहां से हमारे पास क्या करता हूं, थोड़ा सा यहां पे स्पेस है तो इसको यूज कर लेते हैं। यूज कर ले क्या, या अलग पेज पे बनाए, यूज कर लेते हैं। मान लो यहां से मेरे पास क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यार से समझना। मान लो ये कोई ए है, ये मेरे पास कोई बी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, के क्या है? के मैंने आपको क्या बताया, के क्या? एनी रैंडम नंबर इन बिटवीन 0 टू 2 पावर n माइनस 1, कोई भी रैंडम नंबर 0 टू 2 पावर n माइनस 1। तो के की वैल्यू यहां पे स्टेशन ए के लिए, डेटा पैकेट 1 के लिए क्या हो सकती है 0,1, और बी के लिए भी क्या हो सकती है 0,1। तो भाई ऐसा हो सकता है कि ए 0 में से कुछ भी चूज कर सकता है, बी भी 0 1 में से कुछ भी चूज कर सकता है के की वैल्यू। ए 0,1 में से कुछ भी चूज कर सकता है के की वैल्यू, बी भी हमारे पास 0,1 में से कुछ भी चूज कर सकता है के की वैल्यू। तो सपोज ए ने चूज किया 0, बी ने भी चूज किया 0, ऐसा हो सकता है। सपोज ए ने के की वैल्यू चूज की 0, बी ने चूज की 1, ऐसा भी हो सकता है कि ए ने चूज किया 1 और बी ने चूज किया 0, ऐसा भी हो सकता है कि ए ने चूज किया 1, बी ने चूज किया 1। इज इट पॉसिबल और नॉट? अब बात समझना बहुत गहराई से। भाई ए के लिए के की वैल्यू 0 है, ए के लिए के की वैल्यू क्या है 0, तो यानी यहां पे जो फॉर्मूला है ना, ये वेटिंग टाइम क्या है, के इंटू स्लॉट ड्यूरेशन, के की वैल्यू 0, 0 इंटू स्लॉट ड्यूरेशन 0। तो ए का वेटिंग टाइम क्या हुआ 0। भाई ये हमारे पास जो बैक ऑफ टाइम है ये क्या है, वेटिंग टाइम, कितना आप वेट करोगे। तो ए का वेटिंग टाइम, ए ने के की वैल्यू 0 चूज की, 0 इंटू स्लॉट टाइम 0, और बी ने भी यदि 0 चूज किया तो बी क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 0, 0 इंटू स्लॉट टाइम 0। ए का भी वेटिंग टाइम 0, बी का भी वेटिंग टाइम 0। जब दोनों का वेटिंग टाइम 0 हो जाएगा, कोलिजन होने के बाद दोनों का वेटिंग टाइम 0, तो दोनों इमीडिएटली क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जब दोनों इमीडिएटली फिर से ट्रांसफर करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, कोलिजन। तो यदि, यानी कहने का मतलब है दोनों में से कोई वेट कर ही नहीं रहा है, कोलिजन होने के बाद होना क्या चाहिए, यदि कोलिजन हुआ है, टाइमर एक्सपायर हुआ है, तो इसका मतलब कोलिजन हुआ है। कोलिजन हुआ है तो दोनों में से एटलीस्ट एक को वेट करना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, दोनों का वेटिंग टाइम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। भाई ए ने भी के की वैल्यू 0 चूज कर ली, बी ने भी के की वैल्यू 0 चूज कर ली। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, के इंटू स्लॉट ड्यूरेशन, 0 इंटू स्लॉट टाइम 0, 0 इंटू स्लॉट टाइम 0। बी ने भी के की वैल्यू 0 की, 0 इंटू स्लॉट टाइम 0। तो ये क्या होगा यहां पे, यदि ऐसा हुआ, ए ने भी चूज किया 0, बी ने भी चूज किया 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। यदि ए ने हमारे पास वेटिंग टाइम, ए ने के की वैल्यू 0 चूज की, तो ए का वेटिंग टाइम कितना हुआ भाई, 0 इंटू स्लॉट टाइम 0, ए का वेटिंग टाइम 0, और बी का वेटिंग टाइम क्या होगा 1 इंटू स्लॉट टाइम। बी क्या करेगा, एक स्लॉट का वेट करेगा। ए का वेटिंग टाइम 0, बी वेट कर रहा है तो कोलिजन होने के बाद ए का वेटिंग टाइम 0 है, तो ए इमीडिएटली ट्रांसफर करेगा, और बी क्या कर रहा है, एक स्लॉट का वेट कर रहा है। तो कौन डेटा ट्रांसफर कर लेगा, अपना पहला वाला, ए डेटा ट्रांसफर कर लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ए का वेटिंग टाइम 0, बी कितना करेगा, एक स्लॉट का वेट करेगा। कोलिजन होने के बाद ए वेटिंग टाइम 0, तो ए इमीडिएटली डेटा ट्रांसफर कर सकता है, और बी क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो यानी यहां पे हमारे पास ए अपना डेटा पैकेट ट्रांसफर कर लेगा। तो यानी यहां पे हमारे पास यदि रेस है तो कौन जीत जाएगा, ए जीत जाएगा, ए वन। बात समझ में आ गई? अब यदि 1 0 है तो ए क्या करेगा, 1 इंटू स्लॉट टाइम, ए एक स्लॉट का वेट करेगा, और बी का वेटिंग टाइम कितना है 0। जब बी का वेटिंग टाइम 0 है तो बी अपना पहला पैकेट इमीडिएटली क्या कर लेगी, ट्रांसफर कर लेगी। तो यहां से हमारे पास ये चांस किसके लिए चला जाएगा, बी के लिए चला जाएगा, B1 1 कोलिजन हुआ कोलिजन होने के बाद ए क्या करेगा, के की वैल्यू 1 इंटू स्लॉट टाइम, ए भी एक स्लॉट का वेट करेगा और बी भी एक स्लॉट का वेट करेगा। जब कोलिजन होने के बाद दोनों सेम टाइम का वेट करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से क्या हो जाएगा, कोलिजन। तो नहीं यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलिजन। तो नहीं यहां पे हमारे पास 4 केस हैं। तो ये बताओ ए अपना पहला पैकेट ट्रांसफर कर लेगा, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए अपना पैकेट ट्रांसफर करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, ए ट्रांसफर करेगा। भाई 4 में से एक ए के फेवर में है ना, 4 में से एक चांस किसको जा रहा है, ए को, तो ए का क्या हो गया 1/4,
1/4 मतलब 25%। बी डेटा ट्रांसफर करेगा हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई 1/4, यानी यहां से भी कितना 25%। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, के कॉलिजन होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, हमारे पास 2 बार कॉलिजन के चांस है, एक ये और एक ये, 2/4 यानी 50%। तो यानी कोलिजन होगा, उसके चांस भी मेरे पास कितने हैं मेरे प्यारे दोस्त, 50% है। ठीक है, अब देखो, अब बात समझ लो बहुत ध्यान से। तो या तो इन चारों में से हमारे पास एक केस हो सकता है भाई, हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको केस को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं भाई, 0-0, यदि दोनों ने 0-0 चूज कर लिया तो यार कोलिजन हो जाएगा, तो इसको एक्सटेंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि 1-1 हो गया तो भी कोलिजन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो इन चारों में से कोई ना कोई तो केस होगा भाई, ए मान लो 0 चूज करे, बी 0, कोलिजन, छोड़ दो उसको। ए ने चूज किया 1, बी ने चूज किया 1, कोलिजन, छोड़ दो उसको। ठीक है, यहां पे हमारे पास या तो ये ए चूज किया 0, बी ने चूज किया 1, तो ए जीत रहा है यहां पे, या जब यहां से ए चूज कर रहा है 1, बी चूज कर रहा है 0, तो बी जीत रहा है। तो मान लो सपोज ये वाला केस हुआ, यदि इन चारों में से हमने कोई चूज किया नंबर, सपोज 0-1 हमारे पास हमने चूज कर लिया, फिर उसका परिणाम आगे क्या होता है वो हमको दोस्तों देखना है। ठीक है, सपोज इफ वी चूज, तो मैंने कहने का मतलब क्या है, यहां पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इफ वी चूज 0,1, वो ये 4 केस थे, 4 केस में से हमने ये वाला केस ले लिया, मैं इस केस को लेके एक्सटेंड कर रहा हूं, आप घर पे जाने के बाद इस केस को लेके एक्सटेंड कर लेना, दोनों की बात एक ही आएगी। ठीक है, क्या डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, सपोज ए ने ये चूज किया और बी ने ये चूज किया, तो ये बताओ ए का वेटिंग टाइम कितना होगा और बी का वेटिंग टाइम कितना होगा, बताओ फटाफट से। बैक ऑफ टाइम, बैक ऑफ टाइम फॉर ए, बैक ऑफ टाइम फॉर ए, बैक ऑफ टाइम और वेटिंग टाइम। और मैं लिख भी रहा हूं वेटिंग टाइम क्या है भाई, के इंटू स्लॉट टाइम है ना, के इंटू स्लॉट टाइम। तेरे के की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 0। अब यदि मान लो यहां से हमारे पास बैक ऑफ टाइम में बी का निकालूं भाई, के इंटू स्लॉट टाइम, यहां पे मैं लिख भी रहा हूं, और वेटिंग टाइम। तो यहां से हमारे पास ये क्या होगा भाई, हमारे पास के की वैल्यू है 1 इंटू स्लॉट टाइम। तो एक बात बताओ यहां से, यानी हमारे पास इसमें क्या हुआ होगा कि भाई बी तो एक स्लॉट का वेट करेगा, बी क्या करेगा, एक स्लॉट का वेट करेगा, और हमारे पास ए इमीडिएटली डेटा पैकेट ट्रांसफर कर सकता है। तो जब ए इमीडिएटली डेटा पैकेट ट्रांसफर कर सकता है तो इसका मतलब क्या है भाई, इस केस में चूज हुआ होगा तो ए ने अपना डेटा, भाई यहां पे हमारे पास दोनों क्या कर रहे थे, डेटा पैकेट 1 ट्रांसफर कर रहा था, ए बी और बी बी, तो ए ने अपना डेटा पैकेट 1 ट्रांसफर कर लिया होगा, कर लिया होगा कि नहीं भाई। यहां से ए का वेटिंग टाइम कितना है, 0, बी एक स्लॉट का वेट कर रहा है, बी पूरा वेट ही कर रहा है, तो ए ने अपना डेटा पैकेट 1 ट्रांसफर कर लिया होगा। ये बात कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हुई कि नहीं भाई। यहां पे ए का वेटिंग टाइम 0 है, तो ए
कोलिजन के बाद, टाइम आउट टाइमर के बाद इमीडिएटली डेटा ट्रांसफर करेगा और बी वेट कर रहा है, तो ए का फर्स्ट डेटा पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया होगा। तो ये कोई टाइम T1 था। अब कोई टाइम हमारे पास T2 आता है भाई। अरे यार दिमाग कहाँ है मेरा भाई, छोटा बनाना था, बार बार बड़ा बना रहा। चलो, तो मान लो यहां पे हमारे पास कोई स्टेशन ये ए था, ये मेरे पास कोई स्टेशन बी था, ठीक है, ऐसा ही था। अब कोई टाइम चेंज हो गया भाई। ये टाइम क्या था, कोई T1 टाइम था, ये कोई T1 टाइम था। मान लो टाइम हुआ T2, ये कोई T2 टाइम है। T2 का मतलब क्या है कि टाइम जब पहले कहानी हुई थी वो 10 बज रहे थे, सपोज अब 12 बज रहे हैं, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज। कुछ बोल लोग कंफ्यूज आते, सर ये मतलब समझ में नहीं आ रहा T1 T2 क्या है, कि कोई T2 टाइम है। अब जब स्टेशन ए जो है उसने अपना डेटा पैकेट 1 क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया, लेकिन यहां पे कोई रोक ठोक है क्या? ये क्या है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। कोई भी स्टेशन कभी भी किसी भी टाइम अपना डेटा पैकेट क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। कोई भी स्टेशन कभी भी किसी भी टाइम अपना डेटा पैकेट क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो ए इंटेलिजेंट है। ए का जब पहला पैकेट ट्रांसफर हो चुका है ना, तो ए अपना यहां पे क्या करना चाहता है कि भाई मैं तो अपना डेटा पैकेट 2 ट्रांसफर करना चाहता हूं। भाई ए के पास और डेटा पैकेट है, तो ए क्या चाहता है, ए तो चाहता है अपना डेटा पैकेट 2 ट्रांसफर करना। भाई यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि आपने एक ट्रांसफर कर लिया तो उसके बाद बी को मिलेगा चांस, ऐसा एल्गोरिथम में कुछ है ही नहीं। कोई भी स्टेशन कभी भी किसी भी समय डेटा पैकेट ट्रांसफर कर सकता है जब उसके पास डेटा पैकेट रेडी है ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जो बी है मेरे प्यारे दोस्त, बी का तो अभी पहला पैकेट ही ट्रांसफर नहीं हुआ है। बी का तो डेटा पैकेट 1 ही चल रहा है। बी का क्या डेटा पैकेट चल रहा है, डेटा पैकेट 1। बी का तो डेटा पैकेट 1 ही अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो कोई टाइम T2 था, ए अपना डेटा पैकेट 2 ट्रांसफर करना चाहता है, बी अपना डेटा पैकेट 1 ट्रांसफर करना चाहता है। तो क्या किया, दोनों ने स्टार्ट किया भाई। यहां पे दोनों ने क्या किया, एक साथ स्टार्ट किया। जब दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया तो फिर से क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, फिर से हो गया कोलिजन, यानी दोनों का डेटा क्या हो गया, कोलाइड हो गया। जब दोनों का डेटा कोलिजन हुआ तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे यह है कि ये इसके लिए कौन सा कोलिजन है। भाई ऐसा जरूरी थोड़ी है, ऐसा थोड़ी बोला गया है। वो बोला गया वेट करने के लिए, भाई आप वेट करो इतने का। ऐसा नहीं है कि बी ने एक स्लॉट का वेट कर लिया तो बी उसके बाद डेटा ट्रांसफर करेगा, ना 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 ना। कोई भी स्टेशन कभी भी किसी भी समय डेटा ट्रांसफर कर सकता है। एक स्लॉट वेट करने के बाद वो ट्रांसफर कर रहे हैं ना भाई, एक स्लॉट वेट करने के बाद ये अपना पैकेट बी जो 1 उसको रिट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन उसी समय ए क्या कह रहा है कि मैं अपना डेटा पैकेट 2 ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो क्या ए को कोई रोक सकता है, क्या ए को कोई रोक सकता है? भाई एक स्लॉट का मैंने वेट किया, वेट करने के बाद मैं अपना डेटा पैकेट रिट्रांसमिट कर रहा हूं, उसी समय पे स्टेशन ए अपना दूसरा पैकेट भेजना चाह रहा है, तो उस ए को कोई रोक नहीं सकता। ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, नो वन कैन स्टॉप यू। कोई किसी को रोक नहीं सकता डेटा पैकेट ट्रांसफर करने से। बात समझ में आ गई? तो भाई नहीं यार, इसके लिए कौन सा कोलिजन है भाई, इसके लिए डेटा पैकेट 2 ए जो है, डेटा पैकेट 2 यानी पहली बार भेजा है। मैंने आपको ये बताया था कोलिजन नंबर इज नॉट विद रेस्पेक्ट टू स्टेशन। कोलिजन नंबर स्टेशन के रेस्पेक्ट में नहीं है, कोलिजन नंबर डेटा पैकेट के रेस्पेक्ट में है। ये डेटा पैकेट 2 पहली बार भेजा है मैंने, तो पहली बार कोलाइड हुआ है, तो एन की वैल्यू यहां पे 1 आएगी मेरे प्यारे दोस्त। एन की वैल्यू क्या आएगी, 1। पैकेट 2 का फर्स्ट कोलिजन है। कोलिजन नंबर ये लिखा था यहां पे, कोलिजन नंबर इज विद रेस्पेक्ट टू डेटा पैकेट। कोलिजन नंबर स्टेशन के रेस्पेक्ट में नहीं है, डेटा पैकेट के रेस्पेक्ट में है कि वो डेटा पैकेट कितनी बार कोलाइड हुआ है। तो डेटा पैकेट 2 तो भाई पहली ही बार अभी कोलाइड हुआ है, लेकिन इसका कोलिजन नंबर क्या होगा, स्टेशन बी का जो डेटा पैकेट 1 है ये कितनी बार कोलाइड हो चुका, अब ये कितनी बार कोलाइड हुआ है, कितनी बार कोलाइड हुआ है, दूसरी बार कोलाइड हुआ है, तो इसका नंबर कितना आया, 2। इसका नंबर कितना आया, 2।
तो मेरे प्यारे भाई क्या होगा यहां पे, के की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 टू 2 पावर n माइनस 1। तो यानी के की वैल्यू क्या होगी यहां पे, 0 टू 2 पावर n की वैल्यू यहां पे क्या है, 1 है, माइनस 1। तो यानी के की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, यहां पे हो गई 0,1। यहां पे के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है दोस्तों, के की वैल्यू होती है 0 टू 2 पावर n माइनस 1। तो के की वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या हो गई, 0 टू 2 पावर n की वैल्यू कितनी है, 2 पावर 2 माइनस 1। तो के की वैल्यू क्या हो गई यहां से हमारे पास, 0 टू 2 पावर 2 4 4 माइनस 1 3, 0 टू 3। तो नहीं के की वैल्यू यहां पे क्या हो गई है हमारे पास, 0,1,2,3। 0,1,2,3 हो सकती है, बताओ फटाफट से बताओ भाई, ऐसा हो सकता है। अब यहां पे ए देखा जाए यार, ये ए है और ये यहां पे बी है। तो के की वैल्यू ए क्या चूज करेगा, 0 और 1 दो भाई, के ए क्या चूज कर सकता है, के की वैल्यू 0 और 1, और बी क्या चूज कर सकता है, 0 1 2 3। तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, कोई बताएगा भाई। ए कैन चूज 0, भाई ए क्या चूज कर सकता है, 0, और बी क्या चूज कर सकता है, 1। ए क्या चूज करेगा, 0, तो बी क्या चूज कर सकता है, 2। ए क्या चूज करेगा, 0, बी क्या चूज कर सकता है, 3। भाई 0 0 भी हो सकता है, ए ने चूज किया 0, मान लो ए ने चूज किया 0, बी ने भी चूज किया 0, ठीक है। ए ने चूज किया 0, बी ने चूज किया 1, मान लो ए ने चूज किया 0, बी ने चूज किया 2, मान लो ए ने चूज किया 0, बी ने चूज किया 3। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल। मान लो ए ने चूज किया 1, बी क्या चूज कर सकता है, 0। मान लो ए ने चूज किया 1, बी ने भी चूज कर लिया 1। मान लो ए ने चूज किया 1, बी ने चूज कर लिया 2। मान लो ए ने चूज किया 1, बी ने चूज कर लिया 3। कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज। अब ये बताओ 0 0 होगा तो क्या होगा भाई, भाई 0 0 पे तो कोलिजन हो जाएगा भाई, ए का भी वेटिंग टाइम 0, बी का भी वेटिंग टाइम 0, कोलिजन। 0 1 0 1, ए का वेटिंग टाइम 0, भाई के की वैल्यू ए ने चूज की 0 0 इंटू स्लॉट टाइम 0, ए का वेटिंग टाइम 0, और बी क्या करेगा, 1 स्लॉट का वेट करेगा। तो बी वेट करेगा, ए इमीडिएटली डेटा ट्रांसफर करेगा। तो ये चांस किसको चला गया भाई, ए को चला गया, यानी ए जीत गया यहां पे। यदि मान लो 0 2 की बात की जाए तो यहां ए का वेटिंग टाइम 0, बी 2 स्लॉट का वेट करेगा, तो यहां भी ए जीत गया। यहां पे हमारे पास 0 3, बताओ भाई, यहां भी ए ही जीत जाएगा, बिकॉज ए का वेटिंग टाइम 0, बी का वेटिंग टाइम 3 स्लॉट। यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारे पास ए का वेटिंग टाइम 1 स्लॉट, ए 1 स्लॉट का वेट करेगा, बी का वेटिंग टाइम 0, तो बी का वेटिंग टाइम 0, बी इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकता है, और ए उस समय क्या कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा। तो ये चांस किसको चला जाएगा, बी को चला जाएगा। यहां से 1 1 में क्या हो गया, 1 1 में हो गया मेरे पास कोलिजन। 1 2 में क्या होगा भाई, 1 2 में मेरे पास क्या होगा, यहां पे ये A1, भाई यहां पे भी ये चांस किसको चला जाएगा, ए को, बिकॉज ए 1 स्लॉट का वेट करेगा और बी 2 स्लॉट का वेट करेगा। यहां से 1 3 में क्या होगा, ये भी हमारे पास चांस किसको चला जाएगा, A1। ऐसा हुआ कि नहीं, फटाफट से बताओ भाई। अब यहां पे आप देखोगे ना यार, तो ए डेटा ट्रांसफर करेगा, ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी आप देखोगे 8 में से 5 चांस है, एक 1 2 3 4 5 5/8, 625। तो यानी मैं कहने का मतलब क्या है, ये 62.5%। बी 1/8, 0.125। तो यानी हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 12.5%। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, कि कोलिजन होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यहां पे कोलिजन हो रहा है, यहां पे कोलिजन हो रहा है, यानी 2/8
यानी 1/4, 1/4 का मतलब है 25%। बताओ फटाफट से, क्लियर है? कोई समस्या है क्या? नो समस्या? सर ये PYQ था ना? हाँ हाँ ऐसा PYQ पूछा गया है, लेकिन मैं तो ये कंसेप्ट सिखा रहा हूं भाई मैं PYQ नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? ऐसा PYQ पूछा गया। तो यार एक बात बताओ, यहां से बात समझना बहुत गहराई से भाई। यहां पे 8 में से 5 चांस किसके हैं? ए के। 5 चांस किसके हैं? ए के। 5 चांस ए के हैं कि ए डेटा ट्रांसफर कर सकता है। और 2 बार क्या हो रहा है? कोलिजन। 8 में से 5 बार ए के चांस है, 2 बार हो रहा है कोलिजन, और बी का चांस कितना है? सिर्फ 1 है। तो यार इसके हिसाब से क्या हुआ होगा कि ए ने अपना डेटा पैकेट 2 भी ट्रांसफर कर लिया होगा, डेटा पैकेट 2। बिकॉज यहां पे 8 में से हमारे पास 5 चांस ए के हैं, 2 बार कोलिजन हो रहा है, 1 चांस सिर्फ बी का है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ए ने अपना डेटा पैकेट 2 ट्रांसफर कर लिया होगा? इसकी प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई कंपेरिजन टू कि बी ने अपना डेटा पैकेट 1 ट्रांसफर किया होगा। ठीक है? तो यानी अब क्या होगा हमारे पास भाई? तो ए की चांस ज्यादा है, तो ए ने अपना डेटा पैकेट 2 ट्रांसफर कर लिया होगा। अब टाइम चेंज हुआ, बताएंगे यार, सब बताएंगे, दिक्कत मत लो। अब मान लो हमारे पास यार ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन मेरे पास बी है। अब टाइम कोई हुआ भाई हमारे पास T3, कोई टाइम चेंज हुआ, मान लो T3, कोई टाइम हुआ चेंज T3। तो भाई यहां से हमारे पास चांस क्या था कि ए ने अपना डेटा पैकेट 2 ट्रांसफर कर लिया होगा, बिकॉज ए की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। टाइम कोई T3 है। अब ए तो है, ए है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब है कि ए अपना डेटा पैकेट 3 क्या करना चाहता है? ट्रांसफर करना चाहता है। ये बोलता है कि भाई मुझे अपना डेटा पैकेट 3 ट्रांसफर करना है। क्या इसको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता भाई। जो करना है करो, दबा के, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? अब ये जो बी है भाई, बी इसका पहला ही वाला नहीं हुआ यार डेटा पैकेट 1 के लिए रो रहा है अभी कि भाई एक बार तो मुझे चांस ले लेने दो भाई अरे भाई रुक जा। तो बी अपना देखो पहली बार हमारे पास अभी पहला पे अटका हुआ है। ठीक है भाई, यहां से स्टार्टिंग में देखा जाए ना यार, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर थी, ए और बी की। दोनों दोस्त थे। ए के चांस ही 25% थे बी के भी चांस 25% थे। दोनों के चांस थे 25% ठीक है लेकिन बी ने बोला भाई ठीक है, एक काम कर, ए तू ट्रांसफर कर ले यार पहले, ठीक है, पहला नंबर तेरा लेकिन बाद में भाई पहला नंबर जब ए का लग गया, तो फिर ए बोल रहा है कि भाई अब नहीं लगने दूंगा मैं नंबर। ठीक है चलो यहां पे क्या, यहां पे आ जाते हैं। कोई टाइम T3 है हमारे पास। अब इस समय ए अपना डेटा पैकेट 3 ट्रांसफर करना चाहता है, बी अपना डेटा पैकेट 1 ट्रांसफर करना चाहता है। कोई टाइम T3 है, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया। यहां पे ए ने स्टार्ट किया, यहां पे हमारे पास बी ने स्टार्ट किया। जब दोनों हमारे पास ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर से हमारे पास दोनों का डेटा क्या हो गया दोस्त? कोलाइड हो गया। जब कोलाइड हुआ, कोलिजन हुआ, तो ये बताओ हमारे पास भाई कि यानी इसके लिए, ये डेटा पैकेट 3 के लिए कौन सा कोलिजन है? डेटा पैकेट 3 के लिए कौन सा कोलिजन है? डेटा पैकेट 3 के लिए कौन सा कोलिजन है? डेटा पैकेट 3 पहली बार कोलाइड हो रहा है भाई, n = 1, पहला कोलिजन है। और ये डेटा पैकेट 1 के लिए कौन सा कोलिजन है? डेटा पैकेट 1 तीसरी बार कोलाइड हुआ है, तीसरी बार कोलाइड हुआ है। तो यहां से k की वैल्यू की बात की जाए, तो k की वैल्यू क्या होगी? 0 to 2 power n - 1,
तो यानी यहां से हमारे पास के क्या है, मेरे पास 0 टू 2 पावर 1 माइनस 1, यानी के की वैल्यू यहां से क्या होगी दोस्त, मेरे दोस्त, ये होगी 0,1। लेकिन यहां से के की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होगा, 0 टू 2 पावर n माइनस 1, 0 टू 2 पावर 3 माइनस 1, तो यानी के की वैल्यू क्या होगी, 0 टू 7। तो के की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो भाई यहां से हमारे पास क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये होगा मेरे पास कोई ए और ये कोई बी। तो यार ए क्या चूज करेगा मेरे पास, ए चूज करेगा सिर्फ 0, बी क्या चूज कर सकता है 0, मान लो ए ने चूज किया 0, बी क्या चूज कर सकता है 1, मान लो ए ने चूज किया 0, बी क्या चूज कर सकता है 2, ए ने चूज किया 0, बी क्या चूज कर सकता है 3, ए ने चूज किया 0, बी क्या चूज कर सकता है 4, ए ने चूज किया 0, बी क्या चूज कर सकता है 5, ए ने चूज किया 0, बी क्या चूज कर सकता है 6, ए ने चूज किया हमारे पास 0, बी क्या चूज कर सकता है 7, ए ने चूज किया 1, बी क्या चूज कर सकता है 0, ए ने चूज किया 1, बी क्या चूज कर सकता है 1, ए ने चूज किया 1, बी क्या चूज कर सकता है 2, ए ने चूज किया 1, बी क्या चूज कर सकता है 3, ए ने चूज किया 1, बी क्या चूज कर सकता है 4, ए ने चूज किया 1, बी क्या चूज कर सकता है 5, ए ने चूज किया 1, बी क्या चूज कर सकता है 6, ए ने चूज किया 1, बी क्या चूज कर सकता है 7। भाई 0 0 पे क्या होगा, कोलिजन, 0 1 पे क्या होगा हमारे पास, ये चांस किसको चला जाएगा, ए को, ये चांस भी 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 किसको चला जाएगा, ए को, और ये चांस भी किसको चला जाएगा, ए को, ये चांस भी किसको चला जाएगा, ए को। वन जीरो में हमारे पास क्या होगा, ये चांस किसको जाएगा भाई, बी को, B1, 1 1 1 1 पे क्या हो जाएगा, कोलिजन, 1 2 पे ये चांस किसको चला जाएगा, ए को, ये 1 3 पे हमारे पास ये चांस किसको जाएगा, ए को, ये 1 4 ये भी चांस किसको जाएगा, ए को, ये भी चांस किसको जाएगा, ए को, ये भी चांस किसको जाएगा, ए को, ये भी चांस किसको जाएगा, ए को। तो यहां से हमारे पास मेरे प्यारे दोस्त, यदि प्रोबेबिलिटी में निकालूं कि ए हमारे पास डेटा पैकेट ट्रांसफर करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 13/16 है, 13 बार, 16 में से 13 बार कर रहे हैं आप, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13, कितना आएगा, 0.8125, यही आ रहा है, 81.25%। बी डेटा ट्रांसफर करेगा, कितना है, 1/16, 0.625, तो इक्वल टू ये कितना आएगा, 6.25%। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, के कोलिजन होगा, टू बाई 16, यानी हमारे पास ये आएगा 0.125, 12.5%। इज इट क्लियर टू एवरीवन, फटाफट से बताओ भाई।
तो यानी एक बात समझ में आई कि यार यहां पे ये एल्गोरिदम, ये इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, मैं दोनों बात करूंगा। ठीक है, बात समझना बहुत गहराई से। देखो इनिशियली, ठीक है, क्या हो रहा है, यदि मैं इस एल्गोरिदम को, जो ये बैक ऑफ एल्गोरिदम है, यदि मैं इसको ना लगाता, बात समझना, यदि मैं इस एल्गोरिदम को ना लगाता तो कोलिजन होता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 100%। भाई दोनों स्टेशन का टाइम आउट टाइमर क्या सेम था? दोनों स्टेशन का टाइम आउट टाइमर यदि सेम था तो दोनों स्टेशन एक साथ रिट्रांसमिट करते। भाई यहां पे हमारे पास कोलिजन हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, कोलिजन हुआ, T1 टाइम पे दोनों ने पैकेट भेजा था, दोनों का टाइम आउट टाइमर कितना था? 2 इंटू प्रोपेगेशन ले, 2 इंटू प्रोपेगेशन ले। ठीक है, तो दोनों का टाइम आउट टाइमर एक साथ एक्सपायर होता, दोनों फिर से रिट्रांसमिट करते, तो क्या होता? कोलिजन। ठीक है, तो नहीं, यहां पे मैं आपको बताऊं छोटी सी पॉइंट, तो उसमें क्या है, इनिशियली द प्रोबेबिलिटी of collision equal to 100%। कोलिजन होता, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है? 100% है। बट हमारे पास पहले कोलिजन के बाद हमारे पास क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, the probability of collision equal to 50%। जब पहला कोलिजन हुआ, बात समझना, यदि मैं इस एल्गोरिदम का यूज करूंगा, यदि मैं इस एल्गोरिदम का यूज करूंगा, बात समझना, क्या? बैक ऑफ एल्गोरिदम का यूज करूंगा, बैक ऑफ एल्गोरिदम K इंटू स्लॉट टाइम। तो जब पहला कोलिजन हुआ था यहां पे, यदि मैं बैक ऑफ एल्गोरिदम का मैं यूज ना करूं तो कोलिजन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है कि कोलिजन होगा ही होगा। दोनों का टाइम आउट टाइमर एक साथ एक्सपायर होगा, दोनों फिर से रिट्रांसमिट करेंगे तो 100% कोलिजन होगा। लेकिन जब मैं बैक ऑफ एल्गोरिदम यूज कर रहा हूं, जब यहां पे पहला कोलिजन हुआ है, फर्स्ट कोलिजन, तो आप देख रहे हो ए डेटा पैकेट ट्रांसफर कर लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25%। बी कर लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 25%। कोलिजन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। तो यदि मैं इस एल्गोरिदम को यूज करूंगा तो कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी 100% से कितनी हो गई है? 50% रिड्यूस हो गई है। तो यानी हमारे पास आफ्टर फर्स्ट कोलिजन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इक्वल टू 50%। अब यहां पे आ जाओ, जो सेकंड कोलिजन हुआ यहां पे देख रहे हो आप, जब सेकंड कोलिजन हुआ यहां पे, ठीक है, सेकंड कोलिजन हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन कितनी है? 25%। स्टार्टिंग में 100% थी, यहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी? 50%। दूसरा कोलिजन हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन कितनी हो गई? 25%। जब तीसरा कोलिजन हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन कितनी हो गई? 12.5%। यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। 100%, 50%, 25%, 12.5%। तो यहां से मैं आपको लिख दूं, आफ्टर second collision the probability of collision equal to 25%। after third collision the probability of collision equal to 12.5%। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डॉट 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 डॉट।
probability of collision is decreasing exponentially. So Beckhoff algorithm यही लिखता हूं, Beckhoff algorithm is also known as exponential Beckhoff algorithm. बताओ भाई, क्लियर? तो इसीलिए कभी कभी, इसलिए इस एल्गोरिथम का नाम क्या, एक्सपोनेंशियल, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। तो इस एल्गोरिथम को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बैकऑफ एल्गोरिथम बोलते हैं। सो द बैकऑफ एल्गोरिथम, सो बैकऑफ एल्गोरिथम इज आल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल बैकऑफ एल्गोरिथम। इज इट क्लियर नाउ? लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है वो मैं आपको बता दूं। इस एल्गोरिथम का डिसएडवांटेज क्या है, यहां पे ए की प्रोबेबिलिटी 25% थी, बी की प्रोबेबिलिटी 25% थी, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी यहां पे 25% थी स्टार्टिंग में। दोनों के बराबर चांस थे, लेकिन मैंने ए को चांस दे दिया है। जब मैंने ए को चांस दिया तो नेक्स्ट टाइम जब कोलिजन हुआ ए और बी में, तो ए ट्रांसफर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 62.5 और बी की कितनी है 12.5। यानी बी की प्रोबेबिलिटी घट रही है, ए की प्रोबेबिलिटी 62.5, ए की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। फिर थर्ड टाइम कोलिजन हुआ तो ए ट्रांसफर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 81.25%। तो यानी ये इस एल्गोरिथम का ड्रॉबैक है, यानी बैक ऑफ एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम कैप्चर इफेक्ट। कैप्चर इफेक्ट का मतलब क्या है कि ए स्टेशन जो ए है, यानी स्टार्टिंग में जिसको भी हमने चांस दे दिया, वो स्टेशन इस पूरे लिंक को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और अपना ही डेटा ट्रांसफर करता रहेगा और बाकी दूसरे स्टेशन को चांस नहीं देगा। This is one of the drawback and serious drawback of this Beckhoff algorithm। कि भाई यानी स्टार्टिंग में जिसको चांस मिला, पहली रेस हुई, पहली रेस में जो जीता, ठीक है, वो अगली रेस में भी जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बार बार क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 25, भाई पहले क्या थी 25, उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 62.5, उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 81.25%। यानी ए की प्रोबेबिलिटी बार बार बढ़ती जा रही है और बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही, घट रही है। बी की प्रोबेबिलिटी देखो आप भाई, कि बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी पहले 25, बाद में क्या हुई बी की प्रोबेबिलिटी 12.5 और बाद में क्या हुई बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे 6.25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज डिक्रीजिंग। तो इसको बोलते हैं दिस इज ड्रॉबैक। तो ये यहाँ पे लिखा भी है मैंने, क्या लिखा है, डिसएडवांटेज ऑफ बैक ऑफ एल्गोरिथम, दिस एल्गोरिथम suffers from capture effect। if any station wins in the first collision, यदि कोई स्टेशन फर्स्ट कोलिजन में जीत जाता है, if any station wins in the first collision then it have a more probability for winning in the next collision। कि यानी ये नेक्स्ट कोलिजन में भी जीतेगा, इसके चांसेस क्या हैं, बहुत ही ज्यादा हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, दो एस्पिरेंट हैं, दोनों ने गेट की तैयारी की, पहला स्टूडेंट क्या हुआ, नॉट क्वालिफाइड, दूसरे स्टूडेंट के नंबर आ गए 50। दोनों स्टूडेंट ने तैयारी की, एक के 50 नंबर आए, एक नॉट क्वालिफाइड। अगली बार फिर दोनों लिखेंगे तो दोनों में से किसके चांसेस ज्यादा हैं अंडर 100 आने के, जिस बंदे के पहले 50 आए थे उसके चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा नहीं कि आ नहीं सकते, बट देख ये एल्गोरिथम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा एक एल्गोरिथम बोल रहा है कि भाई फर्स्ट रेस में दो लड़े, जो जीता
अगली रेस में वही जीतेगा, उसके चांसेस क्या है, बहुत बहुत ज्यादा हैं। ये ऐसा बैक ऑफ एल्गोरिथम बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि ये 100% सही बात है भाई ऐसा हो सकता है दूसरे वाले ने बहुत ज्यादा मेहनत की, ठीक है, और दूसरा वाला 100 लेके आ जाएगा, नॉट क्वालिफाइड से सीधा 100, ठीक है। तो ये इस एल्गोरिथम का क्या है दोस्तों, ये ड्रॉबैक है किसका, बैक ऑफ एल्गोरिथम का, यानी ये हमारे पास इट सफर्स फ्रॉम कैप्चर इफेक्ट। इफ एनी स्टेशन विंस इन द फर्स्ट रेस, फर्स्ट कोलिजन, then it have a more probability for winning in the next collision. क्लियर बात 28 मिनट का वीडियो तो आज तो, यानी यहां से भाई मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं यहां का, ठीक है भाई। यहां पे हमारे पास क्या हुआ था, एग्जांपल लिया जाए तो इनिशियली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कितनी थी मेरे पास 25%, उसके बाद प्रोबेबिलिटी हमारे पास ए की कितनी हो गई यार 62.5%, तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं कैप्चर इफेक्ट, कि भाई स्टेशन जो ए है वो पूरा इस लिंक को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो आज हम इतना ही रहने दे रहे हैं भाई, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कल कवर। इसके बाद हमारे पास बात होगी वल्नरेबल टाइम ऑफ प्योर अलोहा, इसके बाद हमारे पास हम पढ़ेंगे थ्रूपुट ऑफ प्योर अलोहा, और उसके बाद पढ़ेंगे स्लॉटेड अलोहा, ठीक है, वल्नरेबल टाइम, थ्रूपुट, स्लॉटेड, कुछ एग्जांपल्स भी इनके सॉल्व करेंगे। तो यानी ये हम करेंगे भाई कल। तो आज के लिए हम यहीं पे क्या कर रहे हैं भाई, स्टॉप कर रहे हैं। ये पेज इसके डिलीट कर देते हैं।